बाप और बेटी का रिश्ता अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुक़द्दस बनाया। इसको इतने खूबसूरत एहसास से नवाजा है कि दुनिया के किसी रिश्ते में ऐसा एहसास नहीं है। बेटियां बाप के आंगन की रौनक होती हैं। माँ की निस्बत बाप का बेटियों के साथ हौसला अफजा रवैया उनके हौसलों को मजीद परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। और वैसे हर घर में देखा गया कि जो अब्बा होते हैं ना, उनका बेटियों के साथ बड़ा ही खूबसूरत सा एक रिश्ता होता है और जो बात आप अपनी अम्मा से शेयर नहीं कर सकते वो आप अपने अब्बा से शेयर करते हैं। और यही कामयाब ज़िंदगी गुजारने के अहम राज हैं कि आप अपने वालिद साहब के इतने करीब हों कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें सारी की सारी बातें उनसे शेयर करें। ऐसी ही कामयाब बेटियों में शामिल है पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनने वाली बहादुर खातून ऑफिसर हमारा फ़ख्र, जिन्होंने पाकिस्तान नेवल एकेडमी से कमीशन हासिल किया और परेड के बाद शमशीर उठाई। फ़ख्र का वो पैकर बनी अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। और जब वो अपने वालिद के जानिब बढ़ी तो वो अंदाज़ इतना खूबसूरत था, बावर्दी वालिद को सल्यूट किया। और फिर वो लम्हा कि जब वो भागकर अपने वालिद साहब के गले लगी ना, मतलब जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने कहा कि किसी भी बाप के लिए कि ये लम्हा कि मतलब सोचते हैं हर वालिद साहब सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आए कि बेटी इस कदर मोहब्बत का इजहार करे और खूबसूरत तरीके से। और यूनिफॉर्म पहनी वो बेटी, यूनिफॉर्म पहने वालिद की जानिब जब बढ़ी, वो इतना छोटा सा क्लिप लेकिन इतना खूबसूरत क्लिप, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे वीकेंड उसके बाद अभी तक वो वायरल हो रहा है। और वो छोटा सा क्लिप जिसने सबक दिया हर घर में रहने वाले एक सरबरा को कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बेटियां बाप के लिए फख्र होती हैं। और जब ऐसी बेटियां हों तो लोग दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी रहमतों से हमें नवाजे कि हमारा आंगन जो है रौनक भरा हो, हमारा जो आंगन है, हम जो खुद है, हमारी जो जात है वो फख्र भरी हो। बिल्कुल। पहले वो जरा क्लिप देखिए, छोटा सा क्लिप है, फिर आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे और गुफ्तगू करेंगे। वीडियो आपने देखी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमोडोर आरिफ सईद साहब ने और उनकी बेटी सब लेफ्टिनेंट रशना आरिफ ने। आप दोनों को कहेंगे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। रशना आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोचा था वो जो एक क्लिप बन रहा है और बनाया जा रहा है उसके बाद इतना वायरल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो एक तो ये तो प्राइवेट वीडियो थी तो सोचा नहीं था कि मतलब ये कहीं से इस तरह वायरल होगा और इतने पॉजिटिव फीडबैक इस पे आएगा, ये वहम गुमान में भी नहीं था। अच्छा रशना, वो वीडियो बना कौन रहा है? वो मेरी मदर बना रही थी। क्या तरक्की के पीछे हाथ है अब्बा का, कैमरे के पीछे हाथ है अम्मा का? ये माँ बाप मिल के जो बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने की हमेशा कोशिशों में लगे रहते हैं ना, जिंदा जावेद मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे सर पहले आप बताएं कितने बच्चे हैं आपके, फिर मैं पूछूंगा कि बाकी बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। शोएब, मेरे 3 बच्चे हैं। ओके। रशना मेरी सबसे बड़ी बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। इसके बाद मेरा बेटा है हैदर आरिफ, वो अभी प्रेजेंटली बहरिया यूनिवर्सिटी में PhD इन फिल्म प्रोडक्शन कर रहा है। एंड देन मेरी यंगर डॉटर हमना आरिफ, शी इज स्टडीइंग इन क्लास 6। मतलब सबसे बड़ी बेटी है ये, पहली औलाद है जाहिर है। और इससे मुतालिक क्या बचपन में सोचा था कि फोर्सेस में भेजना है, यूनिफॉर्म पर्सनल होंगी? मुझे तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बचपन से इसका एप्टीट्यूड था। अच्छा। टुवर्ड्स जॉइनिंग नेवी। अच्छा, ये आर्म्ड फोर्सेस में भी नेवी ये सोच रहा था कि अब्बा का जो यूनिफॉर्म है ना, प्यारा सा अब्बा के नक्शे कदम पे चलना है। वैसे बेटियां अमूमन होती हैं कि अम्मा के नक्शे कदम पे चलती हैं, लेकिन हमें ये भी मिसालें मिलती हैं कि अब्बा के नक्शे कदम पे चलना। तो वो क्या चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी? एक तो ये वाइट यूनिफॉर्म, और सिंस अबू थे भी एविएशन साइड के तो उनकी डांगरी भी होती थी, उसके साथ बैरिक कैप हमारी होती है। तो वो मुझे बहुत शौक था पहन के सलूट करने का। तो अबू जब भी ऑफिस जाते थे उनको सी ऑफ करने के लिए मैं वो बैरे पहन के सलूट करती थी उन्हें। अच्छा, तो वो एक चीज़ थी कि उसने कहा कि रशना बस इसी नक्शे कदम पे चलना और यहीं पर ही जाना है। ऐसी कहानी जो सलूट से स्टार्ट हुई, सलूट पे आके ही फिलहाल रुकी और आगे भी इंशाल्लाह ज़रा अपने सलूट करना है। अब बताएं, उस दिन यानी सैटरडे परेड हो गई, ये सोचा था कि आपने इसी तरह जाना है वालिद साहब के करीब और इसी तरह सैल्यूट करना है, ये प्लान था? मैंने जिस दिन रिपोर्ट की थी पाकिस्तान नेवल एकेडमी में, मैंने उस दिन से ही सोचा था कि
जिस दिन कमिश्निंग डे होगा उस दिन मैंने प्रॉपर मार्च के साथ जाके सैल्यूट करना एज एन ऑफिसर। पहले एज अ बेटी के तौर पे किया था, अब एज एन ऑफिसर करूँगी मैं, और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 26 जून को पूरा किया। और जब आप अपने अब्बा के गले लगी, मतलब वो लम्हा, वो तो आप कभी प्लान ही ना कर सकते। हाँ, वो प्लान नहीं हो सकता। वो लम्हा होता है कि मुझे लगता है कि अब्बा की आंखों से भी आंसू जा रही होंगे और बेटी की आंखों से भी, ऐसा ही था। बिल्कुल। मैंने जब सैल्यूट किया तो ही वाज स्माइलिंग, और इनकी आंखों में जब आंसू आए तो लाइक नहीं रोना नहीं है। अच्छा, तो यानी आंसू ना गिरे इसलिए फौरन लपक के आपने गले लगा लिया। Were you expecting सर कि सैल्यूट के बाद ऐसे ही होने वाला, वो भाग के आने लगी है? इट वॉज टोटली ऐसे ही अनइंटेंशनल था, बस वो एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जिस बेटी को आपने गोदों में अपने कंधों पे खिलाया हो और उसको आप बड़े होते हुए और उन जूतों पे और उन नक्शे कदम पे चलते हुए देखें जो बाप के नक्शे कदम पे, तो मेरे ख्याल में बाप के लिए उससे ज़्यादा फ़ख्र का मकाम नहीं हो सकता। तो वो मेरा इतना प्राउड मोमेंट था कि वो ना चाहते हुए मैं आंसू उस वक्त नहीं रोक सका। अभी भी रोक नहीं पा रहे, बड़े मुश्किल से रोक रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वाकई वालिद के लिए स्पेशली बता रहे बेटी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पहली बेटी। सर आप मुझे बताएं बेसिकली आप लोग कहाँ से हैं? बेसिकली शोएब वी बिलोंग टू मर्दान। अच्छा, मर्दान से हैं, ओके। और माय फादर वाज इन नेवी, ही रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट कमांडर। मैं सेकंड जनरेशन हूँ नेवी में, एंड रश्ता इज द थर्ड जनरेशन। तो आपके खानदान में कोई और खातून भी है जिसने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन की? नहीं, शी इज द फर्स्ट वन। ये पहली खातून है जिसने आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया है, और आई एम श्योर ये मशले राह बनेगी बाकियों की। अब चूंकि आपने कहा शी इज द फर्स्ट वन, तो फैमिली के अलावा बाकी जो खानदान है, अजीज़ो अकारिब है, उनका रिस्पांस क्या था जब आपने कहा कि फाइन जी अब आप जाएं ज्वाइन करें नेवल एकेडमी, और ये चली गई? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, बल्कि इनकी तो कजन्स जो थी उसके बाद इतनी डेस्परेट थी ज्वाइन करने के लिए। अब वो इनसे पूछेंगे कि कैसे अप्लाई करना क्या है, प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो ये आई थिंक शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हर कजन्स। जबरदस्त। अच्छा रशना, मुझे बताएं, जैसे होता है ना कि हम बचपन में सोचते थे कि अच्छा ये काम करना है, हमें पता होता है हमारा ट्रैक क्या है, हमने उस ट्रैक पर चलना है, ये चीज़ें करनी है। तो इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, नेवल एकेडमी में जाने के लिए क्या क्या मुश्किलात थी, कहाँ कहाँ डर लगा, कहाँ कहाँ लगा कि नहीं बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती? ये मुश्किलात तो खैर आप कोई भी फील्ड ज्वाइन करो तो आती ही हैं, एंड इवन पाकिस्तान नेवल एकेडमी ज्वाइनिंग के बाद भी मुश्किलात काफ़ी थी शुरू में मेरे लिए, कि मुझे समझ नहीं आई थी कि इसको मैं आगे कर पाऊँगी नहीं। बट मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही यही रहा कि मैंने फादर के सामने ऐसे नहीं जाना। मैंने यूनिफॉर्म में सैल्यूट अगर मैंने बचपन से अगर करती हुई आई हूँ तो अब मैंने करना है ऑफिशियली। तो वो एक मोटिवेशन को ले के मैं आज इधर के साथ शाना बशाना क्या आज आप हमारे प्रोग्राम की जीनत भी बन गई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने कितने दिन घर वालों से दूर रहीं, क्योंकि मैंने तो अक्सर ये सुना कि मोबाइल फोन्स नहीं यूज करने देते, ये भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है ना, सब काम कम होता है। हम लोग 6 मंथ्स तक हमारी ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से कोविड की वजह से हमारी वो गेस्ट से मिलना भी मना था, तो बिल्कुल कम्प्लीटली हम ट्रेनिंग की वजह से बंद। इन 6 महीनों में मुलाकात कितनी बार हुई? एक दफ़ा ही हुई थी टोटल, वो भी पेरेंट्स आए थे मिलने, आप नहीं जा सकती? नहीं, वो तो भी चंद घंटों पे मुहीत होगी ना। हाँ, मुलाकात कितनी तवील थी? 1.5 hour। That's it। और कॉल पे बात भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड? यस, वीकेंड पे रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे हमारी सिर्फ बात होती है। इन टोटल 6 महीनों में जो ट्रेनिंग है, मुलाकात सिर्फ एक हो रही है, 1.5 घंटे की हो रही है। उस 1.5 घंटे में तो होता है, बातें बहुत ज़्यादा होती है, करने को ज़रा वक्त कम है, तो वो ज़रा रिकॉल करें उस मीटिंग को। वो भी सेम जो कमिश्निंग डे को हुआ कि अब्बू ने यूनिफॉर्म में जब देखा तो फिर वो हैप्पी टीयर्स गए। और मैंने कहा अभी नहीं है, आपने वेट करना कमिश्निंग डे के लिए, अभी स्टिल इन प्रोसेस है ये। तो अभी भी आपके अब्बा का चेहरा लाल हो रहा है, वो खुशी के जो आंसू है ना वो अभी भी अब्बा की आंखों में, वो ऐसी छोटी छोटी आंखें करके आंसू छुपाने की कोशिश करें। सर कितना फ़ख्र होता है जब हम, माशाल्लाह हमारे लिए तो है ही फ़ख्र कि हमारी मुल्क की बेटियाँ, जब घर की बेटी निकल के जाती है तो यकीनन बहुत सारे लोगों को सबक भी मिलता है, बहुत सारे लोगों के लिए रोशन मिसाल भी हैं ये। बेशक। और मैं अपनी कौम की बेटियों को भी कहूँगा आगे बढ़ें और लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारी वो 52% पॉपुलेशन है जो अगर हम यूज़ करें, और आई टेल यू
the girls of Pakistan, they can perform wonders. True. So मैं अपनी बच्चियों को, मुल्क की बच्चियों को कहूँगा कि प्लीज कम एंड जॉइन, और हर महकमे में इर्रेस्पेक्टिव कि वो कौन सा फील्ड है उसमें आगे बढ़े, वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हैं। आपने तो कहा बेटियों को, मैं मुखातिब करता हूँ वालिद को कि वो करें जो आरिफ साहब ने किया है। सपोर्ट इस तरीके से कीजिए अपनी बेटियों को कि वो भी उसी तरह यूनिफॉर्म पहन के कौम का सर फख्र से बुलंद कर सके, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं जनरली जब एक टफ फील्ड की बात हो, चैलेंजिंग फील्ड की बात हो, तो लड़कियों को हम थोड़ा सा कहते हैं नहीं तुम ना करो, तुम बैठ जाओ। वैसे आपकी वाइफ ने, रचना की वालिदा ने भी इसी तरह सपोर्ट किया है। वो नहीं आरिफ साहब, एक मेरी पहली बेटी है, आप कहाँ भेज रहे हैं इसको फोर्सेस में, बिठाएं घर इसको। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब था। इनकी वालिदा ने हमेशा सपोर्ट किया और इनके साथ रही और इनकी हिम्मत बांधती रही, तो इसमें वो मैं पीछे नहीं हटी। और ये आज उसी की मेहनत और तरबियत का नतीजा है इसकी वालिदा का, कि आज रचना को ये दिन देखना नसीब हुआ, हमें ये दिन देखना। माशाल्लाह। रचना, थोड़ा सा अगर मुझे आप ट्रेनिंग से मुताल्लिक भी बताएंगे ज़रा। इट्स टफ शेड्यूल, टफ ट्रेनिंग है, क्या क्या टफ रहा जो कि आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था, पहली बार वहाँ करना पड़ रहा था? सबसे मेरे लिए जो मुश्किल रहा वो था भागना। वो मेरे लिए उसकी वजह से काफ़ी टफ रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुश्किलात के बाद आती ही आसानियाँ हैं, तो उधर हमारी जो पूरी रूटीन यही फ़िज़िकल और मेंटल लर्निंग थी कि फ़िज़िकल के साथ साथ आपको मेंटल लर्निंग भी इस तरह सिखाते थे कि मतलब जिस तरह हमारी क्रॉस कंट्रीज़ होती थी, हम लोग 7 किलोमीटर्स हमारी रनिंग होती थी। पेट हमारा होता है फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें स्प्रिंट, माइल, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये ओवरऑल वो ग्रूमिंग हमारी एज एन ऑफिसर हमारी काफ़ी कराई थी। जो डिफरेंट बैकग्राउंड से मेरे साथ जो मेरी 14 कोर्समेट्स थी फीमेल, जो डिफरेंट कहते हैं अक्रॉस द कंट्रीज़, अक्रॉस द जो प्रोविंसेस आई हैं, मेरे साथ रह के हम लोग ने इतनी कोई लर्निंग हमने की, एंड मतलब काफ़ी हम लोग फ़ख्र महसूस करें कि 6 मंथ्स जो हम लोग शुरू में मुश्किलात हमने सही, अब हम यहाँ पे यूनिफॉर्म में बैठे, एप्लेट्स लगाए, नेवल ऑफिसर्स बैठे। और ये ना कि मुश्किल के बाद आसानी है, और वो आसानी इतनी खूबसूरत है कि वो फिर मुश्किल याद ही नहीं रहती। अच्छा, जब वो 6 महीने का अरसा की घर वालों से नहीं मिली और ट्रेनिंग थी, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ घर की याद आती थी? अम्मी के खाना और नींद। यहाँ कितने घंटे की नींद होती है? यहाँ मुश्किल से हमें 4 to 5 आवर्स की। ज़रा आपको टफ बना रहे हैं। टफ के इसी, क्योंकि हमारी आगे फिर ट्रेनिंग भी इसी तरह काम आती है कि जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ होंगी आपको कभी भी किसी वक्त बुलाया जा सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो उस लिहाज से काफ़ी इवन अभी एकेडमी आने के बाद भी मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, मैं ऑटोमेटिकली आदत बन गई है। तो जो मेल कैडेट्स हैं और जो फीमेल कैडेट्स हैं, दोनों की रूटीन सेम होती है? सेम। अच्छा, सेम होता है? सेम। वही माइल है, वही स्विमिंग, एवरीथिंग इज सेम। मतलब ये तो और ज़्यादा टफ बनाने वाली बात हो गई। वरना होता है ये मार्जिन मिल जाता है कि लड़की है ना, मतलब जैसे मैं और शिव ना, तो मुझे मार्जिन मिल जाता है कि नहीं खातून है ना, इसी फील्ड में हो रहा है और किसी फील्ड में ये नहीं हो रहा, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। लेकिन भाई ये बड़ी मुश्किल और बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन को भी उस तरीके से मजबूत बनाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है आपके अब्बा ऑलरेडी इस फील्ड में थे, तो अब्बा की मुश्किलात देख के कि अब्बा की ट्रेनिंग ऐसी होती है, कभी बचपन में सोचा था कि अच्छा आइडिया माइंड बदल लो, कुछ और बन जाओ, कोई डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ? ट्रेनिंग के बारे में अब्बू ने मुझे सिर्फ ज्वाइनिंग से पहले ही बता दिया था कि इसमें ये चीज़ है, तो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। ये अच्छा किया वैसे उन्होंने। तो फिर क्या माइंड था? फिर मैंने कहा कि यही होगा कि क्योंकि मेरी बचपन से यही आदत थी कि जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस ना करूँ तो मैं किसी की बात नहीं सुनती। तो वही हुआ कि जब गई, एक्सपीरियंस किया, तो डेफिनेटली एक एडवेंचरस मैं कहूँगी एक पार्ट ऑफ लाइफ था मेरा, क्योंकि मुझे पहले से ही काफ़ी वो एडवेंचर्स करने का शौक़ था, लेकिन ये काफ़ी एक लाइफ का डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा, और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। एंड आई थैंक द पाकिस्तान नेवल एकेडमी के ये आज मैं जो भी हूँ, जो एज एन ऑफिसर अपने इसी पाकिस्तान नेवल एकेडमी की वजह से हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपके अब्बा आपके सामने हैं, कैमरा आपके सामने है, ये हम लोग भी हैं, प्लेटफॉर्म भी है, अब्बा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दिल में आज अब्बा के लिए क्या है, अम्मा के लिए क्या है? मैं तो यही कहूँगी कि बाबा कीप सपोर्टिंग मी एज
जिस तरह आप करते हुए आए, और आपकी वजह से ही आज मैं जो भी हूँ यहीं पे, आपकी यकीन, आपके प्यार की वजह से। मैं अपनी वालिदा को भी यही कहूँगी कि उनकी सपोर्ट के बग़ैर भी ये मुमकिन नहीं था। उनकी अभी तक मुझे वो बात याद है कि कहती थी कि मुझे ना वाइट साड़ी में देखना है। मेरी नानी का भी ख्वाब था कि मैंने तुम्हें वाइट साड़ी में देखना है, और मुझे बचपन से कहती थी, जब मुझे याद है मैं 5 साल की थी, और मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें वाइट साड़ी में देखना, और वाइट साड़ी मैं ख़ुद ख़रीद के तुम्हें पहनाऊँगी। अच्छा। तो सीइंग के इतने लोगों की वो रोल मॉडल थी मैं फैमिली में, और वो पूरा करते हुए आई, तो मेरे लिए अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, इट्स अ लॉन्ग जर्नी इन फैक्ट। बचपन से एक चीज़ जो सुनी, और जिस तरह आपने कहा ना नानी की भी ख्वाहिश और वालिदा की भी, तो आपने किया, उन लोगों को क्या पैगाम है, उस सोच का क्या जवाब है जो कहते हैं लड़की नहीं कर सकती, लड़की है नहीं करेगी, लड़की है ना भेजो, क्या कहेंगी? मैं तो अब्बू ने भी मुझे बचपन से यही सिखाया, और इसी तरह मुझे पाला पोसा कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क। अगर करना चाहें तो कर सकती हैं, सिर्फ अगर यकीन हो आपको और अल्लाह पे भरोसा हो। लड़कियां किसी से भी कम नहीं है, सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि मुझे मेरे माँ बाप से मिली, और यही मैं बाकी लड़कियों को भी कहूँगी कि चाहे वो एज हाउस वाइफ्स हों या वो किसी भी फील्ड में काम करती हों, आप यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड नॉट मतलब कि जिस तरह ये पूरे नेशन में मेरे पे फ़ख्र करी, इस तरह आई एम प्राउड ऑफ देम, चाहे वो एज अ हाउस वाइफ हो या वो किसी फील्ड में काम करते हो। वी वेमेन आर प्राउड ऑफ आवर दी फीमेल पॉपुलेशंस। आपकी ये बातें सुन के मैं सिर्फ एक दुआ कर रहा हूँ, एक ख्वाहिश कर रहा हूँ कि कभी ऐसा हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ मेरी बेटी मेरे यहाँ बैठी। इंशाल्लाह। और मैं इंटरव्यू ले रही होंगी। हाँ जी शुएब, आप मुझे बताएं। थोड़े से बाल वाइट हो जाएंगे। सर मैंने अभी देखा आपकी आंखों में आंसू आते, थोड़ा सा जल्दी साफ कर लिए। बाप किसी के आगे कमज़ोर नहीं होता, सिर्फ अपने बच्चों के आगे, स्पेशली अपनी बेटियों के आगे कमज़ोर हो जाता है। मैं चाहती हूँ उन तमाम वालिद जो कि हमें देख रहे हैं उन्हें आप एक मैसेज दें, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर बच्चियां कुछ करना चाह रही होती है ना, माँ भी सपोर्ट कर लेती है, लेकिन बाप या फिर स्पेशली भाई रोक देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, बस इतना पढ़ लिया, ख़ानदान में कोई आगे नहीं गया। मैं चाहती हूँ जितने वालिद हजरात मुझे देख रहे हैं ना, आपकी ज़ुबान से उनके लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज है। मैं वालिदैन से, स्पेशली वालिद से, जो इनको एडवाइस करूँगा, हमारी बच्चियाँ किसी से कम नहीं, बेशक। और आज मैं आपको कह सकता हूँ फ़ख्र से इस बात पे कि हमारे मुल्क में बच्चियाँ मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स में प्रूफ कर रही हैं, प्रूफ कर रही हैं। तो मैं अपने वालिदैन को मशवरा दूंगा, प्लीज़ अपनी बेटियों पे भरोसा करें और उनके साथ खड़े हों और उनको हिम्मत दें टू कम अप और इस मुल्क का नाम रोशन करें। आई एम श्योर सर आप बहुत एक्सप्रेसिव रहे होंगे, फिर भी बेटी को इतना कॉन्फिडेंट देख के इस यूनिफॉर्म में, स्पेशली जब से पासिंग आउट हुई है, कोई ऐसी फीलिंग है जो आप चाह रहे हो कि अब कहें बेटी को और आपने अभी तक ना कही हो? बेटियों के लिए कोई एक्सप्रेशन, कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब आपकी गोदों में पली बड़ी होती है। A sentence for Rashna. I love you Rashna. Thank you very much. माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज ये जो बाप और बेटी का खूबसूरत रिश्ता और खूबसूरत मिसाल, हम हमेशा बात करते हैं कामयाब औरत, कामयाब औरत, कामयाब औरत। तो एक कामयाब औरत के पीछे ऐसे माँ बाप का हाथ होता है जो समझते हैं कि बेटी सब कुछ कर सकती है। मैं हूँ, मुझसे मैं जितनी भी ख़वातीन जिस मर्जी फील्ड में वो काम कर रही है, वो नेवी है, एयरफोर्स है या मिलिट्री है, या किसी भी कोई भी फील्ड है, अगर हम कामयाब हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे माँ बाप का यकीन और उनकी सपोर्ट हमें मिली है। बिल्कुल, नो डाउट जी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके, यूनिफॉर्म में देखकर, तो इतना खूबसूरत यूनिफॉर्म है। जी बिल्कुल, आज हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के खतरों के खिलाड़ी से, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है और वो घोड़सवारी और नेज़ाबाजी में इतना माहिर है कि उसको देखने वाले सब हैरान रह जाते हैं। उसकी फैमिली से भी हम बात करेंगे। उमर उस बच्चे का नाम है।
पहले मेरे पापा ने शुरू किया तो मैं भी उनके पास चल पड़ा उनके साथ। तो मैं सीख रहा था, तब लगता था अब नहीं लगता। मैं ये समझता हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर थोप के कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस सारी चीज़ का क्रेडिट मेरे उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा इरफान बेग साहब उनको जाता है कि उन्होंने सबसे पहले इसको घोड़े पे सवारी करते ही मेरे साथ, जब मैंने घोड़ा लिया स्टार्ट में बैठता होता था, और उन्होंने सबसे पहले ये स्पार्क देखा इसके अंदर कि ये ऐसी चीज़ को अचीव कर सकता है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए पुश भी किया, मुझे हौसला भी दिया। एक वालिद के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि इनका सारे जो स्टेप्स आते हैं उनको ओवरकम करना, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक गेम है, इतनी आसान नहीं है। ये तो आप अभी वीडियोस में देखते हैं भागते हुए तो बड़ा आसानी लगती है, ये तकरीबन 1.5 साल की मेहनत है। ये बच्चा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कम उम्र शाहसवार में तो अभी है, तो बड़े बड़े शाहसवारों को पछाड़ेगा इंशाल्लाह। मुल्क का, पाकिस्तान का, हमारी फैमिली का, इंसानियत का एक बुलंद लेवल अचीव करेगा। इसे कम उम्र घोड़सवार कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उमर को बच्चों के लिए एक मार्शल आर्ट फिल्म में भी साइन कर लिया गया है और ये फिल्म में भी आपने जो है वो जौहर दिखाएगा। रिपोर्ट आपने देखी है, इस पर हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नन्हे घुड़सवार और उनके वालिद। तो जनाब इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये इतना ख़तरनाक खेल इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने सीख कैसे लिया है। तो मुझे बताएं उमर कि आपने ये इतना ख़तरनाक खेल कैसे सीखा, किसने सपोर्ट किया, सिखाने वाला कौन था? मेरे बाबा। ओके, बाबा ही आपके टीचर ने। बाबा से जरा पूछते हैं कि बाबा ये कितना अच्छा स्टूडेंट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है। पाकिस्तान के अंदर सबसे कम उम्र तरीन सवार भाग रहा है और तकरीबन 14 से 15 मेले भाग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और वीडियोस आप लोग देख ही चुके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि चले वालिद साहब का तो बड़ा दिल गुर्दा होता है, वो कहते हैं ठीक है जी पुत्र है, इसको हमने मजबूत बनाना है, 5 साल है, कोई बात नहीं, घोड़े पे बैठे। माएँ जरा परेशान हो जाती हैं, माएँ कहते हैं नहीं 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 हमने नहीं भेजना, ये बड़ा मुश्किल है, ये खतरनाक है। तो आप एक केस में क्या भाभी ने आपको कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, या थोड़ा सा रिएक्शन था भाभी का? नहीं, ये हम लोगों का फैमिली शौक है, इसी वजह से हम लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी घुड़सवारी करता है और मेरी बेटियां भी करती हैं माशाल्लाह। मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों की तीनों करती हैं। और क्या तो हम लोग एज ए फैमिली शौक इसको लेके चल रहे हैं और इसीलिए ही ये यही चीज़ बनी है। मेरी बेटी एक की एज तकरीबन 11 साल है, एक की 9 साल है और एक की तकरीबन 7 साल है और सब की सब करती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, आप मुझे ये बताएं, आपको कभी डर लगा कि मतलब जब पहली दफ़ा तो डर लगा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई इतना सुपर हीरो के फर्स्ट टाइम भी डर ना लगा हो? जब मैं सीख रहा था तब लगता था, अब नहीं लगता। अब तो दोस्ती होगी ना घोड़े से? हाँ जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ज़िशान साहब मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि ये तो आपकी फैमिली का एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि मतलब इसको सिखाया जाता है बच्चों को, तो यकीनन आपने भी बचपन में ये चीज़ की होगी, घुड़सवारी करना और फिर इस शौक़ को पालना, तो ये चीज़ फैमिली के हर बच्चे में मुंतकिल होती है। अगर कोई बच्चा इनकारी हो जाए, कोई बच्चा बागी हो जाए और कहते हैं कि मैंने ये नहीं करना, मैंने घोड़ा नहीं चलाना, मैंने गाड़ी चलानी है, गाड़ी चला, तो फिर क्या है? जी मेरा तो किसी पे कोई फोर्स नहीं होता। हमारी फैमिली का ट्रेंड हमने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं पहला बंदा था जिसने अपनी फैमिली में स्टार्ट किया तकरीबन कोविड से पहले। उससे पहले मेरी फैमिली के अंदर नहीं था ये शौक, अब हमारा फैमिली शौक ये बन गया हुआ है, हम सारे मिलके इसको कर रहे हैं। लेकिन मैं तो इन्हें कहता हूँ कि ये जो भी काम करना चाहते हैं सबसे अच्छा करें अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला उसमें आपको नाम देता है। जो भी काम करें उसको सबसे बेहतर करने की कोशिश करें, तो उसमें नाम भी होता है, उसमें रिस्पेक्ट भी होती है। तो ये आपको कैसे शौक हुआ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शुरू से चलता नहीं आ रहा, तो ये आपकी जिंदगी में शौक कैसे आ गया? जी मैं बेसिकली फुटबॉल का एक खिलाड़ी था, तो मेरे ये नी की सर्जरी हुई तो वो उसमें गेम उस तरह मैं नहीं कर सक रहा था फिर, तो अब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी मेरे पास। तो ये जब कोविड आया है तो कोविड के अंदर हर चीज़ बंद हो गई है, लॉकडाउन हो गया, तो मेरे पास एक्टिविटी कोई नहीं थी ना ग्राउंड जाने के लिए, और अपनी हेल्थ को भी उस तरह मैं फिर मेंटेन नहीं कर सक रहा था। तो बस स्टार्ट किया, एक एक्टिविटी नज़र आई, शुरू किया, तो वो मज़ा इतना आया कि फिर हम सारों ने उसको ज्वाइन कर लिया और
उसे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं अब हम। ग्रेट सर, मुझे बेटियों से मुतालिक बताएं, क्योंकि ये बहुत कम हम देखते हैं कि लड़की जो है वो एक शौक के लिए एक दफ़ा तो बैठ जाएगी घोड़े पे, जिस तरह हम तो कराची में सीवी पर देखते हैं, लेकिन एज अ स्पोर्ट या मतलब बिल्कुल उसे अपना लेना उस चीज़ को, और वो सीखना और फिर घुड़सवारी करना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो बेटियों से मुतालिक बताएंगे, ट्रेंड है वहाँ पर लड़कियों का या ये आप ही सेट कर रहे हैं अपनी बेटियों के जरिए कि नहीं खवातीन भी करें? जी नहीं, एक तो आप तो पंजाब के कल्चर को बेहतर जानते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है इस बिल्कुल चीज़ ऐसे है। लोग इसको उस तरह अप्रिशिएट भी नहीं करते और वेलकमिंग भी नहीं है इस बारे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एज अ फैमिली इस चीज़ को कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया बेटों के अंदर और बेटियों के अंदर। तो मैं अपने बेटे के साथ साथ उन सबको भी साथ ट्रेन कर रहा हूँ और वो सारी हमारे साथ, बल्कि इसके अंदर कई मेरे दोस्त वगैरह वो कहते हैं भाई उनका जिक्र भी ना किया करें। अब उम्र के काफ़ी इंटरव्यूज होते रहते हैं तो वो कहते हैं भाई अपनी बेटियों का जिक्र ना किया करें, वो बस थोड़ी झिझक वाली बात इधर महसूस की जाती है। बट आई एम श्योर यू आर प्राउड फादर के वो हिजाब करती हैं प्रॉपर और उसके बाद वो गेम करती हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई फर्क है। क्या बात है, यस आई एम वेरी रियली माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी वाली बात है कि एक वालिद की ये सोच है, और ये वालिद की सोच है तभी तो वो बेटियां इतनी कॉन्फिडेंट होंगी फिर डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपके इन चारों बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इन पर आप मेहनत कर रहे हैं, इन पर आप बहुत डिफरेंट सोच रहे हैं और डिफरेंट हमें बच्चे नज़र भी आ रहे हैं। थैंक यू सर, साथ मौजूद थे आप। उमर थैंक यू। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा उस मसले की बात करते हैं जो कि हर घर में मौजूद है, यानी वज़न बढ़ जाता है और फिर होता क्या है कि कमर और जोड़ों का दर्द जो है वो होता है और नींद भी नहीं आती। आजकल जिस घर में भी हम झांकते हैं ना, ये जो मसाइल हैं हमें ज़रूर मिलते हैं देखने को, जिसे देखो इन्हीं मसाइल का शिकार नज़र आता है। बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कमर या टांगों का दर्द एक आम सी बात बन गई है। हम आपको रेहान अहमद की रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। योगा में सबसे अच्छी बात यह है कोई पैसे नहीं लगते, आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मशीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पेट को फ्लैट करने के लिए कौन कौन से आसनास आप कर सकते हैं घर पे आसानी से, ये मैं आपको आज करके दिखाऊंगी। योगा छोटी छोटी चीज़ों में आपकी मदद करता है, जैसे कि मोटापे को कम करने में मदद करता है। योगा आप करते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी बॉडी का बैलेंस तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहता है। होता क्या है कि जब हम योगा करते हैं हमारी स्पाइन पे हम काम करते हैं, और जैसे ही हम अपनी स्पाइन को, क्योंकि आपको पता है हमें आदत होती है ऐसे बैठने की, पोस्चर हमारा थोड़ा ख़राब है, तो योगा से क्योंकि हमारा पोस्चर सही होता है, स्पाइन सीधी होती है, बार बार जिसको हम कहते हैं उठक बैठक योगा वाली करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि उनको चाहिए होती है प्रैक्टिस। जितना आप अपनी हड्डियों को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छी फॉर्म में रहेंगी और पूरी ज़िंदगी आप योगा कर सकते हैं। एक 70 साल का इंसान, एक 80 साल का इंसान भी कोई जिम नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा हार्डकोर एक्सरसाइज करने के लिए, मगर योगा कर सकता है। वजन का बढ़ना और जोड़ों का दर्द दोनों ही से निजात हासिल की जा सकती है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आयशा के मशवरों पर संजीदगी से अमल किया जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। और अब बात करेंगे अख्कुल पख्तूनख्वा की। तो आज
खूबसूरत पख्तूनख्वा में हम आपको दिखाएंगे एक खूबसूरत सा जानवर जो दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान रखता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर की, जो ऊंची दुश्वार गुजार जगहों पर बसेरा करते हैं। पहाड़ी चोटियों पर बर्क रफ्तारी से चढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। मारखोर के लिए बिल्कुल आसान लगता है ये इतना मुश्किल काम करना। चित्राल में ना सिर्फ मारखोर पॉइंट सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, बल्कि इसके सींगों से तैयार करदा अंगूठियां भी अपनी खास अहमियत रखती हैं। कौमी जानवर से मुताल्लिक कुछ दिलचस्प पहलू के लिए हमने भेजा था शुएब को, तो आपको शुएब की जुबान दिखाते हैं। हम इस वक्त एक ऐसे स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पे आप ये देखिए, ये पानी, बहता पानी, ये आ कहां से रहा है। ये गरम चश्मा एक मकाम है चित्राल से 1.5-2 घंटे दूर, वहां से ये पानी आ रहा है। चित्राल लेफ्ट साइड पर तकरीबन आधा घंटा दूर है। ये स्पॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रश है। भला क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग रुकते हैं किस लिए? मारखोर को देखने के लिए। इससे मुतालिक कहा जाता है कि अगर आप लकी हैं, यहाँ खड़े होंगे, मारखोर नजर आ जाएगा। लगता है हम बहुत लकी हैं। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे हमें तो फौरन मारखोर दिखाई दिया। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर पहाड़ों पे रहता है, ऊंचाइयों पर रहता है, बड़ा तगड़ा जानवर होता है। इसका शिकार गैर कानूनी है, ट्रॉफी हंटिंग होती है। बहुत से फॉरेनर्स आते हैं जो पे करते हैं, लाखों पे करते हैं, फिर इसका शिकार करते हैं। और शिकार की इजाज़त क्यों दी जाती है? वो जो पैसा हासिल होता है वो लोकल कम्युनिटी पे लगाया जाता है, जो कि इसकी अफजाइश में किरदार अदा करते हैं। बहुत से मारखोर इस वक्त इस पहाड़ पर नज़र आ रहे हैं, जो असर से मगरिब के दरमियान का वक्त होता है। इससे मुतालिक कहा जाता है कि मारखोर पहाड़ से नीचे उतरते हैं और ये पानी पीने आते हैं। रास्ते में जो मारखोर इस वक्त खड़े हैं वो दरख्त के पत्ते खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मारखोर झुंड है मारखोर का, छोटे छोटे मारखोर भी, बड़ा मारखोर भी नज़र आ रहा है आपको। इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग भी बैठे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नज़ारा कर रहे हैं मारखोर का, उसके झुंड का। यानी एक मारखोर की फैमिली यहाँ पर आई है। तो जनाब, मारखोर उस पहाड़ पे दिखा रही है कैमरे की आंख। बहुत ज़्यादा मारखोर हैं और इन पहाड़ों पर चलते चलते नीचे आ रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं। अब मगरिब से पहले पहले ये पानी पीकर वापस ऊपर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा मारखोर हैं। ये एक वाहिद स्पॉट है जहाँ पर ज़्यादा मारखोर दिखाई देते हैं। इसीलिए जो भी यहाँ से गुजर रहा होता है, चाहे चित्राल से टुवर्ड्स गरम चश्मा जा रहा हो, चाहे गरम चश्मा से वापस चित्राल की जानिब जा रहा हो, यहाँ ज़रूर कुछ देर को रुकता है ताकि देख सके असर और मगरिब के दरमियान ये खूबसूरत सा नज़ारा कि मारखोर का झुंड आता है नीचे, पानी पीता है और चला जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्राल के बाज़ार में, और चित्राल के बाज़ार में एक ऐसी मुनफरिद चीज़ है जो कि मैं क्लेम से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के किसी और बाज़ार में शायद ना मिलती हो। मैंने खुद पहली बार सुना मारखोर के सींग से बनने वाली अंगूठियाँ, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी मेहनत से बनने वाली अंगूठियाँ। मारखोर नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, उसका सींग, उस सींग को काट काट के बनाते हैं अंगूठियाँ और उसके बाद ऊपर नगीने भी लगाए जाते हैं। समटाइम्स प्लास्टिक लगाया जाता है खूबसूरती के लिए। मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। ये अंगूठी तैयार कैसे होती है, कीमत क्या होती है, कैसी दिखती है, इस पर करेंगे बात। बहुत सी दुकानें मैंने देखी जहाँ पर हम ये अंगूठियाँ देख रहे हैं कि मारखोर के सींग से बनती है। थोड़ा सा पहले मुझे आप बताएं कि ये मारखोर का सींग, ये कैसे सींग आता है, उसे काटते हैं, अंगूठियाँ बनाते हैं, किस तरह होता है? नहीं, ये बहुत मुश्किल से काटते हैं और फिर उसको पानी में डालते हैं कम से कम 2-3 महीना। अच्छा। तो फिर उसमें काम शुरू होता है। ये है एक अंगूठी जो कि तैयार हो चुकी है। ये है मर्दाना अंगूठी, या इस तरह से बहुत लाइट वेट है सब। ये बहुत ही हल्की है। बहुत हल्की है, हल्की होती है बहुत। हाँ, बहुत लाइट वेट है ये, बहुत लाइट वेट, बहुत खूबसूरत है ये। अब मुझे बताइए, रिंग जो है इसकी तैयारी में कितना वक्त लगता है? यानी मारखोर का सींग काटा, 2 महीने पानी में रखा, उसके बाद आपने इस पे काम किया, कितना वक्त टोटल लग गया? टोटल कम से कम 5-6 घंटा लगते हैं। ठीक है, एक अंगूठी की तैयारी में 5-6 घंटे। और एयरिंग्स की तैयारी में?
इसमें 2-3 दिन। अब जरा करते हैं कीमत की बात। मारखोर नायाब जानवर है। मारखोर जिसके शिकार पर पाबंदी है, मारखोर जिसके ट्रॉफी हंटिंग होती है, मारखोर जिसे पकड़ना मुश्किल होता है, मारखोर जो दिखाई कम देता है। हमने आपको मारखोर व्यू पॉइंट पे दिखाया था मारखोर, लेकिन अब चूंकि उसके सींग से बनी अंगूठियों की बात हो रही है, ज्वेलरी की बात हो रही है, तो सबसे पहले ये जो फॉर मेन रिंग है, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 3000 रुपये। 3000 रुपये की है ये अंगूठी। और जो ख़वातीन वाली है, ये ख़वातीन के लिए, अच्छा ख़वातीन के लिए वो है। और ये जो इयरिंग्स हैं ये 7000 रुपये। 7000 रुपये के इयरिंग्स। और सर पूरा सेट है, ये पूरा सेट होता है जी, 7000 रुपये का पूरा सेट होता है। और ये रिंग 2000 की फॉर मैन, और अगर छोटी है और ख़ातून के लिए बारीक वाली तो वो 1000 रुपये की है। ये पहले पानी में रखा है और 2-2 महीने इस तरह पड़ा रहेगा। ये 2-2 महीने इस तरह पानी में रहेगा। 2 महीने बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद इस तरह निकाल लिया। हफ्ते में कितनी बिक जाती हैं आपकी अंगूठियाँ और लॉकेट्स? बस होता है ना गुजारा। हो जाता है गुजारा। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आते हैं वो भी लेके जाते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं, ज़्यादा वही लेकर जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त जी। कितने दुकानदार टोटल हैं जो इस पे काम कर रहे हैं? बस 2-3-4 दुकानें। 3-4 दुकानें हैं जो इस पर काम है। चित्राल के अलावा भी कहीं हमें ये नजर आता है काम? नहीं, बस सिर्फ चित्राल। सिर्फ चित्राल के लोग ये मुश्किल काम कर रहे हैं कि मारखोर के सींग से ये अंगूठियाँ बनाना। अगर आपको ये अंगूठी बहुत पसंद आ रही है और आप रखना चाहते हैं अपने पास, तो चित्राल से ही आपके पास ही आ सकती है। चित्राल आपको आना होगा ये परचेज करना है। एक और दुकान पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास एक और कहानी है। यहाँ मारखोर के सींग से तैयार होने वाली अंगूठी की बात नहीं करेंगे, लेकिन बात अंगूठी की ही करेंगे, बात सींग की ही करेंगे। हफीजुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जो आपके पास अंगूठी है, ये किस चीज़ से बनी है? ये जो बनती है ये सींग से। सींग से? ये यक कहते हैं इसको, यक। अच्छा। ये बरौल में पाए जाते हैं और हमारे और सरहदी इलाकों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। उनसे बनता है। तो सींग जब खरीदते हैं, उसे काटते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है जिससे फिर ये पानी वो इसको काटते हैं आरे से और छोटे से पीस काटते हैं, उसके बाद उसको सुराख करते हैं। और ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, इसका ब्लैक कलर का है। ये फॉर मेन है, ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए, फॉर ऑल है। तो ये तैयारी के बाद कीमत क्या है इसकी? इसकी तकरीबन 1000 की। 1000 रुपए की अंगूठी है जो कि याक के सींग से बनी है। तो इसमें खूबियाँ क्या हैं इस अंगूठी की? जो पहनेगा उसके लिए जरा बताएं क्या खूबी है? ये बस ये चित्राल में बहुत ज्यादा मशहूर है। अच्छा। ये नजरबत से कुछ और भी महसूस होता है, कहते हैं पत्थर पहनने से होता है? नहीं, ये नजरबत के लिए बहुत अच्छा है। ये काले कलर का है ना। अच्छा, नजरबत के लिए पहना जाता है। ये जो इधर काटते हैं वो नाखून के साइड पे। अच्छा। ये नहीं होते। ओके, अक्सर यहाँ से स्किन खराब हो जाती है, तो ये उसके लिए अच्छा, वो जिस तरह छल्ले के लिए भी कहते हैं, तो इसका ये काम है। यही काम। क्या बात है। बहुत मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं कि याक का सींग खरीदने के बाद, काटने के बाद, ड्रिल करने के बाद, भिगोने के बाद, उसके बाद बनती है अंगूठी बड़ी मेहनत से। जबरदस्त जनाब। तो शुएब आप मेरे लिए अंगूठी लेकर आए थे, अपनी बहन के लिए अंगूठी लेकर आए थे? नहीं लेकर दोबारा भेज दे मुझे। क्योंकि जब ये देखा, जब ये गए थे ना, तो मैंने तभी कहा था कि अच्छा शुएब, आप इन्होंने एक पिक्चर लगाई थी, ये सेगमेंट्स आपके लिए तो लेकर आया हूं मैं। हाँ, तो अंगूठी भी लेके आनी थी ताकि 15-20 मिनट आराम से बैठ सके, कोई काम ना करना पड़े। नहीं, वैसे हमने बहुत इंजॉय किया, और डेली बेसिस पे हम जो आपको ये सैर करवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, आप यकीन करें कि इससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें इस तरह से फ़ायदा होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि जाएं, सैर करें, पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग़ दें। इससे मुतालिक फॉर एग्जांपल ये जो हमने बात की मारखोर के सींग से बनने वाली अंगूठी, किसी को शायद नहीं पता होगा। किसी को शायद नहीं पता होगा, और ये वो पाकिस्तान के छुपे हुए राज हैं जिनको सामने लाना हमारी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमने शुएब को भेजा। थैंक यू वेरी मच। कुमराट वैली, खूबसूरत ये वादी, शानदार इसके नज़ारे। रास्तों की बात करते हैं। कुमराट वैली पहुंचने के 2 रास्ते हैं।
अगर आप दीर से आएंगे तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आएंगे कलाम वाली साइड से तो कलाम से बडगोई तकरीबन 3 घंटे, फिर बडगोई से कुमराट 5 घंटे लग जाते हैं। 44 किलोमीटर तवील एक केबल कार जो चित्राल में मटा क्लस्ट पॉइंट से कुमराट तक आएगी। रास्ते में 7 स्टेशंस होंगे। वादी से बर्फपोश पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा, थल्लो पास का ग्लेशियर जहां से आ रहा है पानी, एक मकाम है 2 जंगा जहां पर 2 दरिया मिलते हैं, यहाँ से बहुत दूर है, हाइकिंग करनी पड़ती है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। यूं तो कुमराट वैली में जहां निगाह पड़े वहां है खूबसूरती, लेकिन हम कुमराट वैली के मेन पॉइंट से 20 मिनट की ड्राइव के बाद अब पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जिससे इमरान खान साहब ने डिस्कवर किया। चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ आबशार की कसम, लालगा आबशार, खूबसूरत आबशार, ऊपर से गिरता ये पानी, यहाँ लग रही है ठंड, एक तरफ है फूल, शानदार नज़ारे, और यहाँ पर पहुँचने के बाद बड़ा ही मज़ा आ रहा है। हर जगह खूबसूरत, लेकिन इस जगह का मज़ा कुछ अलग है। तो जनाब, हमने कल आपको कुमराट की सैर करवाई थी। इस सैर पर हम आपको लेकर निकले थे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वादी कुमराट जहां कुदरत गले मिलती है, ऐसी ही हसीन वादी का खूबसूरत मकाम है बाडगोई और दश्ते लैला। 10,800 फीट की बुलंदी पर सरसब्ज मैदान, चारों तरफ जो है बर्फपोश पहाड़ी चोटियां हैं, सयाहों को दावत देती हैं कि आएँ इसका नज़ारा करें। कुमराट और कलाम के मिड पॉइंट तक पहुंचने के बाद क़याम से मुताल्लिक दिलचस्प बात है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि रहेंगे कहाँ पर, तो ये भी अब मसला हल हो गया। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से कुमराट के वो गेस्ट हाउसेस जिन पर पहले ताले लगे हुए थे, वहाँ अब आम सयाह अपनी फैमिलीज़ के हमरा रुक सकते हैं, क्योंकि हुकूमती गेस्ट हाउसेस की ऑनलाइन बुकिंग जारी है। बुकिंग हो सकती है। मैं मज़ीद बातें नहीं करूँगी, मज़ीद आपको नहीं तड़ पाऊँगी। शुएब के ज़रिए वापस आपको लेके चलते हैं वादी कुमराट, और जो उसके बाकी हिस्से रह गए थे जिनकी हमने सैर करनी थी, तो आज हम उन हिस्सों की सैर करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुमराट वैली। ये दरियाए पंचगोड़ा है। चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ आबशार की कसम। जंगल में मंगल की खूबसूरत मिसाल है ये। हम जब जंगल की बात करते हैं ऊशु फॉरेस्ट जहन में आता है, लेकिन जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, बाडगोई से 20 मिनट पीछे हैं अभी हम, और यहाँ का जंगल ये ज़्यादा घना जंगल है। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। इस जंगल से मुतालिक बहुत कहानियाँ सुन रखी हैं। चीता भी आ जाता है, ये भी सुन रखा है, लेकिन रात के वक्त आता है या ऑफ सीज़न आता है। इस वक्त जो इमारत आप देख रहे हैं, इसकी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था जो सरकारी इमारतें हैं, स्पेशली उन स्पॉट्स पर जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और जिनको एक बड़ा सा ताला वहाँ पर नज़र आता है, हर कोई वहाँ जा नहीं पाता, तो ऐसे में 140 ऐसी इमारतें जो सरकारी महकमों के अंडर थीं, इन स्पॉट्स पर, इन लोकेशंस पर जहाँ पर टूरिस्ट जाते थे, अब वो तमाम टूरिज़्म अथॉरिटी के अंडर आ चुके हैं। 140 में से 114 इमारतें ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हालत में हैं, लेकिन इनको रेनोवेट किया जाएगा और फिर लीज आउट किया जाएगा। और कैसे बुक कराई जा सकती हैं इतनी खूबसूरत लोकेशंस पर, तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ लिंक करके NOC से लेके आप आराम से यहाँ पर आएँ और घर जैसा माहौल पाएँ। यानी ये पूरा आप बुक करा सकते हैं। इसमें ड्राइंग रूम भी है, इसमें रूम भी है, इसमें किचन भी है, तो आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर आकर स्टे करे, जस्ट लाइक योर ओन होम। तो ये जंगल, इसके अंदर ये इस खूबसूरत लोकेशन पर ये इमारत, तो बिल्कुल एक खूबसूरत सा गेस्ट हाउस हो सकता है आपका। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये है जनाब नया पाकिस्तान, जिसके लिए हम कहते हैं बदल रहा है पाकिस्तान। और अब हर पाकिस्तानी जो हक रखता है किसी जगह पर जाकर रहने का, हर पाकिस्तानी का हक है, वो अब रह सकता है। तो अब पहले वाला हिसाब नहीं, ये नया पाकिस्तान। ये दरवाजे खुल चुके हैं। ये इमारतें जो पहले सरकारी महकमों के पास थीं,
आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पास हैं, जहाँ पर आप आसानी से आकर रह सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, इस जंगल का, इन पहाड़ों का। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई। देखते हैं बड़गोए में कैसा मौसम है। अल्लाह करे बारिश हो या हो बर्फ़बारी, तो वहाँ के शानदार नज़ारे दिखाएंगे आपको। और जूं बड़गोए के पास हम पहुँच रहे हैं, सांस फूल, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जमी बर्फ़, यानी वो बर्फ़ जो नहीं पिघली, चूँकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वो नहीं पिघली अभी तक, इसलिए भी ठंड में इजाफा है। एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मैदान और पहाड़ का, और आगे भी कुछ ऐसा ही है। चलते हैं, अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा कि बड़गोए देखें और आपको दिखाएं कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। बटाकोई टॉप, बहुत ठंड है, कराची वाले छा गए हैं। भला क्यों? कराची का बहुत प्यारा जोड़ा, एडवेंचरस जोड़ा, मिस्टर इलियास एंड मिसेस इलियास यहाँ पर हैं, और हमने इन्हें पकड़ लिया या इन्होंने हमें रोक लिया, ये एक सवाल है। लेकिन अब करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम है लबा का शेख भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। भाभी वालेकुम कैसी हैं? सलाम। ठंड लगता है भाभी को, बहुत लग रही है ठंड, वाकई बहुत ज्यादा है। इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इलियास साहब मुझे बताएं, कब निकले कराची से? आज संडे को निकले और तकरीबन 3 दिन लगे हमें यहाँ तक, और फिर कुमराट के अंदर 3 दिन स्टे किया। अच्छा। और अभी सफ़र जारी है, और कुमराट से यहाँ बैक के रास्ते हम जा रहे हैं कालाम, और ये एडवेंचर ही है हमारे लिए। जैसे रास्ते आपने भी देखेंगे शुएब भाई। और सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे मिल गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शुएब भाई यहाँ पे बात ये सारी कराची वाले छा गए। कराची वाले छा गए। सर मुझे ठंड लग रही है, मैंने मफलर भी लपेट लिया, जैकेट पहन ली, भाभी ने टोपी चादर सब इंतजाम किया। सर मैं जवान हूँ। अच्छा सर मैं जवान हूँ। क्या बात है जी। अभी आप बताएं, जब इन्होंने कहा आपसे कि ट्रिप पे जाना और यहाँ जाना, तो आपने क्या कहा था? बस एंजॉय करने निकले। लग रही पहले तो मना कर रही थी, नहीं फिर मान गई, मना लिया आपने। बस मैंने फिर इनको बाइक पे उड़मारा का ट्रिप कराया। अच्छा। जब उड़मारा का इन्होंने ट्रिप करा तो इनको बहुत एक्साइटमेंट हुई, बहुत मजा आया। अच्छा। तो इन्होंने कहा चलो। अच्छा। लेकिन यहाँ आगे फंस गई है रास्ते देख के। मैं इनसे कह रहा हूँ बस ये कलाम पहुँचेंगे, फिर पक्की रोडें हैं सारी, कोई इशू नहीं है। भाभी ठंड बहुत लग रही है। बहुत ठंड लग रही है। रास्ते में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाओ कितना एडवेंचरस छोड़ा है ये। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। किसी ने तो बाजी दुपट्टा तो नहीं आ जाएगा टायर में? ऐसा नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रिप मुकम्मल करने के बाद, चूंकि ज़रा उनकी फरमाइश पे ट्रिप मुकम्मल है, कोई फरमाइश आप करेंगे उनसे? सारी फरमाइश पूरी करते हैं। माशाल्लाह। इनकी फरमाइश ये है कि नेक्स्ट ट्रिप जो है सब बच्चों के साथ। इंशाल्लाह। बच्चे वैसे ट्रिप करते रहते हैं? बिल्कुल करते रहते हैं। अच्छा ये बताएंगे, बाइक पे आप आएंगे, बाइक पे बड़ा सामान आपने जो है लादा, कहीं कैंपिंग भी की है? नहीं कैंपिंग की है, कुमराट में की है। मेरा कैंप अभी यहाँ सामने रखा हुआ है। कैंप मैंने सामने ये फ्रंट जो बना है। कैंप करेंगे? नहीं मैं डेली कैंपिंग करता हूँ, होटलिंग करता ही नहीं, डेली कैंपिंग। ठंड है। और सिर्फ कैंपिंग नहीं, मैं कुकिंग भी खुद करता हूँ और अपनी वाइफ को बना के खिलाता हूँ पूरे रास्ते। और क्योंकि ये घर पे मुझे बना के खिलाती हैं, तो हम सफर में तो कुकिंग, चूल्हा, सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। जबरदस्त। कराची में है गर्मी बहुत ज्यादा, यूँ तो पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। क्या सताए कराची वालों को, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आएँ यहाँ पे विजिट करें इन इलाकों का, और जून जुलाई का सीजन है, और मैं कहता हूँ कराची वाले अगर यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं गए, फिर बेकार है वो। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम सर। आपका सफर खैरियत से गुजरे, इंशाल्लाह कराची में मुलाकात। थैंक यू सो मच भाई। ये बाइक पर जा रहे हैं, आज यहीं रुकेंगे, हम नहीं रुक सकते, यहाँ पर बहुत ठंड है। अभी आपको ऊपर टॉप पर भी लेकर जाऊंगा, बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ फ्रीज, और हल्की हल्की सी बारिश। अगर बारिश हुई तो फिर बारिश हुई तो सब चीज़ें मौजूद हैं, और बर्फबारी हो गई तो गोला गंडा बनाएंगे, वो भी मौजूद है, कलर सारे मौजूद हैं, गोला गंडा बनाने का सामान भी मौजूद है। गोला गंडा बनेगा, काम पक्के हैं मेरे पास। वैसे मेरी भी दुआ है कि आज हम कुछ तरह भी बैठेंगे, शायद बर्फबारी हो ही जाए, क्योंकि कल हुई थी बर्फबारी। बिल्कुल। बटाकोई टॉप, यहाँ पर लगे हैं कैंप्स, हो रही है यालाबारी, बारिश भी है, ओले भी पड़ रहे हैं, कभी पड़ते हैं कभी रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं और कैंपिंग करना चाहते हैं, वो सिर्फ वही आए जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं मौसम को और सख्ती को। चुके पहुँचना तो मुश्किल है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान, एक पीक है, तो ठंड भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल भी कम है। यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, बड़ा शानदार नज़ारा था, और जब यालाबारी स्टार्ट हुई तो मज़ा आ गया। ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, चूँकि आगे भी जाना है, दश्ते लैला को क्रॉस करना है, लेकिन यहाँ पर आके मज़ा बहुत आ रहा है। मैं कहता हूँ कि जितना मैंने ट्रैवल किया अब तक, चूँकि मैंने चित्राल ट्रैवल किया है, मैंने दीर ट्रैवल किया है,
तो अब तक का जो सबसे ठंडा पॉइंट है वो यही है। जून जुलाई गर्मी है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर है सर्दी। और जो भी कैंप करना चाहता है, मैं कहूँगा जी यहाँ आके कैंप करें, तो आपको मज़ा आ जाएगा। वंडरफुल एक्सपीरियंस और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा कि हर तरफ आपको बर्फ़ से ढकी चोटियाँ दिखाई देंगी। और यहाँ पर वो जो होटल्स वाले हैं, चूँकि यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ कैंप्स हैं, वो ये कहते हैं कि बारिश तकरीबन यहाँ पर होती रहती है रोज़ाना, यालाबारी भी होती रहती है। तो जी मज़ा आ गया। फाइनली बटाकोट टॉप पर पहुंच चुके हैं हम। ऑक्सीजन लेवल्स लो, सांस फूल रहा है, दरख्त कम है, यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बहुत प्यारा मौसम है। जहाँ पर निगाह दौड़ाएं वहाँ पर बर्फ़ पोश पहाड़ी चोटियाँ हमें दिखाई देती हैं। ये पहाड़ी सिलसिला, खूबसूरत सिलसिला, ऊपर लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं व्यू। वहाँ से मैदान भी नज़र आ रहा है और पहाड़ भी। और बारिश अगर थोड़ी सी तेज़ हो गई तो शायद बर्फ़बारी भी हो जाए। कल बर्फ़बारी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, थोड़ी सी एहतियात के साथ, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है एहतियात के साथ इस पॉइंट पर ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ से नज़ारा है बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत। मेरा प्यारा केपी, मेरा प्यारा ये इलाका, यहाँ पे हर तरफ जहाँ निगाह पड़ रही है बड़ा खूबसूरत सा इलाका। और मैं लेफ़्ट साइड ऊपर आके बल्कि आपको दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं दश्ते लैला। दश्त ऐसी जगह जहाँ ज़रा सा डर लगे, खौफ आए। लैला की खूबसूरती मशहूर है, शायद इसीलिए इस इलाके को कहते हैं दश्ते लैला। अब इस तरफ को देखिए, वो पहाड़ी सिलसिला, बर्फ़ से अटी चोटी। और अभी हम जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। वाह श्रेय, मजा आया ना? बहुत ज्यादा मजा आया। आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। जरूर प्लान कीजिएगा, जाइएगा। जरूर जाएं। और अब आपको तो घबराने की भी जरूरत नहीं है कि आप रहेंगे कहाँ, क्योंकि कैंपिंग हो सकती है। कैंपिंग हो सकती है, प्लस 20 मिनट पहले वो गेस्ट हाउस भी है जनाब। तो आगे बढ़ते हैं। हम मेहनत की बात करते हैं कि जनाब जब मेहनत करते हैं तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। इंसान अगर मेहनत करे तो किसी भी चीज़ को हासिल कर लेता है, कोई भी मुश्किल जो है उससे ख़ुद को निकाल लेता है। इसी कोशिश में लगा हुआ है पेशावर का 29 साला नौजवान, जो बिनाई से तो महरूम है लेकिन बहुत से काम कर लेता है, बहुत से लोगों के लिए मशअले राह है, बहुत से लोगों के लिए सबक है। शहाबुल रहमान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे नौजवान के साथ जिनकी आंखों की रोशनी तो नहीं है लेकिन ज़िंदगी की रोशनी की तलाश में है। महमूदुल हसन हाफिजुल कुरान भी है और कई अपने एक दुकान में काम भी करते हैं, अपनी एक दुकान भी उन्होंने डाली है और उसके अलावा क्या कुछ करते हैं इस वक्त वो मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूदुल हसन, ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है और कब से आपकी आंखों की रोशनी नहीं है और कितनी तालीम आपने की है? जी मेरी आँखों की नाबीना जो है वो तो पैदाइशी हूँ और मेरी एज 30 साल है। मैट्रिक तक मैंने तालीम हासिल की है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वगैरह की ये मैं वर्क कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कुछ करते हैं? हमने ये सुना है कि आप एक दुकान आपकी है जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपका हाथ कौन बटाते हैं उस काम में? जी मेरी एक दुकान है, मेरे साथ वहाँ पे कभी मेरी वालदा होती है, कभी मेरी वाइफ मेरी मिसेस होती है और मेरे हाथ वो वहाँ पे बटाती हैं। अच्छा, वहाँ पर दुकान में आपकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, तो कभी किसी लोगों ने आपके साथ धोखा किया है या कोई जाली नोट या लोगों का वहाँ पर आपके साथ रवैया किस तरह है? जी रवैया तो इतना कोई अच्छा भी नहीं है, समझ लें तो धोखा तो हो ही जाता है, कभी कभार एक आध मर्तबा हुआ भी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, काम चल जाता है। अच्छा, महमूदुल हसन के जो वालिद साहब है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आपकी क्या ख्वाहिश है, हुकूमत आपकी किस तरह मदद करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गवर्नमेंट से मदद नहीं बल्कि अपना हक चाहता हूँ कि मेरे ये बच्चा जो है ये अपनी फैमिली का कफ़ील है, इसको एक सरकारी नौकरी दी जाए हमारे इंस्टीट्यूट में ब्लाइंड वर्कर के पोस्ट पर या और 2% के कोटे पर किसी महकमे में भी इसको
जगह देकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक बेहतरीन शहरी बन सकता है और हुकूमत के लिए बड़े काम कर सकता है। इसके पास जो स्किल हैं वो आगे नाबीनाओं को फराहम भी कर सकता है। तो मुनासिब हक दिया जाए, हम अपने हक के लिए बस मुतालबा करते हैं, बाकी हम भीख नहीं मांगते, किसी मदद का वो नहीं करते, बस हमें अपना हक दिया जाए। महमूदुल हसन अपने जैसे कई नौजवानों के लिए मिसाल भी है और साथ में महमूदुल हसन ने हमारे साथ ये भी उनकी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत उनकी मदद करे, उनको एक जगह नौकरी दे। उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ मेरे दुकान में मेरी वालदा कभी होती है, कभी मेरी वाइफ होती है, तो उनकी ये एक ख्वाहिश है कि हुकूमत अगर उनको मौका फराहम करे कि उनकी वालदा और उनकी वाइफ घर पर बैठ जाए और महमूदुल हसन घर का कफील बन जाए। जी क्लासिकल मौसीकी की बात करते हैं और उसमें तबले को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। तबला नवाजी एक मुश्किल फ़न है और तबला साजी इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल। हमारे नुमाइंदे शायान सलीम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे हुनरमंद से जिनका ख़ानदान 3 पुश्तों से तबला साजी के हुनर से वाबस्ता है। शौक भी है और रोजी भी है, तीनों काम हो गए ना इसमें। तो सर 20 साल हो गए गार्डन में, इससे पहले 60 साल हम भीमपुरा में लगाए और नस्ल दर नस्ल हमारा ये काम चल रहा है। ये तीसरी पीढ़ी हूँ मैं जो ये काम कर रहा हूँ। बकरी की स्किन यूज होती है, बकरी की, गाय की। ये सर 3 दिन में तैयार होता है। सबसे पहले इसकी 3 खालें लेते हैं, 3 खालों की कटिंग करके, ये ऊपर वाली है, बीच वाली और नीचे वाली। 3 खालों के बाद ये सिलाई होता है। सिलाई होके धूप में सूखता है 2 दिन। सूखने के बाद जो है इसको फिर रस्सी डालते हैं इसके अंदर सुराख करके, छेद हुए हैं ना इसमें 16 घर बना के इसको खींचते हैं। फिर इस पे ये आयरन स्याही, हम लोग तो स्याही कहते हैं, वैसे ये लोहा है, आयरन है। फिर ये इसके ऊपर लगा के इसका टोन बनाते हैं। 16 घरों को मिलाते हैं तब एक सुर निकलते हैं। पहलवान आदमी का काम है, जान का काम है ये, बगैर जान के ये नहीं होते। पाँव में हड्डी में कोई राड़ वगैरह हो, उससे ये काम नहीं होगा। ये बिल्कुल सख्त काम है, ये हर किसी से नहीं होता। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रगड़ना 3 घंटे 4 घंटे, फिर इसकी केयर करना, इसको संभालना हर चीज़ से, कहीं फट नहीं जाए। ये सारी मादियाँ बड़ी, ये नर है बड़ा। ट्यून होता है, टन टन आवाज़ इसमें, बेस होता है, धमक होती है। समझ रहे हैं? तो ये नर है, ये मादी है, ये दोनों प्रॉपर जोड़ी है। ज़्यादातर मादी फटती है, नर कम फटता है। नर कम खिंचा होता है, मादी ज़्यादा खिंची हुई होती है। रस्सियों पे ही तो सारा दारो मदार है। रस्सी इसकी कमज़ोर हो तो ये बोल नहीं पाएगा। बदरी जो है ना, बदरी, सारा कमाल ही इसका बदरी का। ये हाथ की तैयार हुई हुई चीज़ है, ये मशीन की तरह नहीं बोलती, मशीन से मीठी बोलती है। असल में ये काम है सख्त, करता नहीं है कोई, इसलिए बनाने वाले इसके कम है। यहाँ करेगा भी तो करके छोड़ देगा, लेकिन बजाने से ज़्यादा ये मुश्किल है बनाना। इसको सुआ कहते हैं, इससे सिलाई करते हैं, ये भी लग जाता है।
काफ़ी चोटें भी लगी, काफ़ी तबीयत भी ख़राब रही, रात को जिस्म भी दुखता था। फरीद अयाज वाले, आबदा परवीन, गुलाब खान, अभी उनका इंतकाल हो गया। और भी काफ़ी हैदराबाद से आते हैं काफ़ी लोग, मतलब पूरे पाकिस्तान से आते हैं मेरे पास। तबला बजाना फन तो तबला बनाना महारत का काम है। आफ्ताब कहते हैं जदीद मौसीकी के आलात आ जाने से रिवायती साजों को वो अहमियत नहीं मिल रही जो पहले मिला करती थी, मगर तबले का कोई मुतबादिल नहीं। हाँ, इनका काम कम जरूर हुआ है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। जबरदस्त जनाब, कुदरत के हसीन रंग फैशन के संग पाकिस्तान का हर नज़ारा है बहुत ही प्यारा। दिल फरेब पहाड़ी सिलसिला, बहते दरिया और हरे भरे पहाड़ी मैदान इंतहाई खूबसूरत हैं, पाकिस्तान की पहचान है। और यही खूबसूरती अब दुनिया के सामने फैशन के संग होगी, क्योंकि मुल्क की नामवर डिज़ाइनर ने सयाहत के फ़रोग के लिए फ़ैशन का सहारा लिया है। बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी मुनफरिद सोच है। हम बात करें हिबा फवाद की, जो दीदा ज़े मलबूसात से मुज़य्यन ब्रांड की नई कलेक्शन लॉन्च करने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि हिबा फवाद ने अपनी कलेक्शन शूट के लिए पाकिस्तान के हसीन मकामात का इंतखाब किया है। पहले आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ ये शूट हुआ है, फिर इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। जनाब, ये वीडियो हमने आपको दिखाई, और जब भी ये वीडियो सामने आएगी, जब ये शूट सामने आएगा, दिल करेगा कि ऐसे मकामात का विजिट किया जाए, जाया जाए, घूमा जाए और अपना शूट भी करवाया जाए। हिबा फवाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा हिबा, ये वो कहते हैं ना कि जो कहा कर दिखाया, ये मैं आपके लिए इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि फ़ैशन के ज़रिए सयाहत को फ़रोग देना यकीनन बड़ा मुश्किल और बड़ा मुनफरिद काम है। कितना दिलचस्प रहा आप लोगों के लिए ये तमाम शूट, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जाना, फिर वहाँ पर शूट करना, इस शूट के ज़रिए पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाना? काफ़ी मेहनत थी इस पूरे जर्नी में हमारी प्रोडक्शन टीम की, और जब मैंने आइडिया फ्लोट किया तो दे वर नॉट वेरी कीन, बिकॉज़ उनको ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि हम इसको कैसे दिखाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके सिकरदू में शूट किया, और ये हमारा 3 दिन का शूट था, लेकिन हमारा स्टे 5 दिन का था। तो हम कोई 35 से 40 लोग थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था डिफरेंट मकामात पर जाके पाकिस्तान के शूट करना। और जिस तरीके से हमने इसको शूट किया है और इस पूरी लॉन कैंपेन को हमने दिखाया है, इसमें पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए, तो आई थिंक वो एक ब्रिलियंट आइडिया है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आया है पाकिस्तान इसमें। नो डाउट। हिबा, ये बताएं मुझे, 5 दिन का स्टे, 3 दिन का शूट, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 2 दिन आप लोग सिर्फ ये डिसाइड करते रहे कि कहाँ पर शूट करना है, बिकॉज स्कर्दू इज़ सो ब्यूटीफुल कि उसका हर स्पॉट ही बड़ा खूबसूरत है। फिर वहाँ पर जाकर ये डिटर्मिन करना कि अच्छा इस पे शूट कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला रहा होगा फॉर यू एंड द टीम, राइट? नहीं, ये फैसला वहाँ जाके बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, ये फैसला पूरा यहाँ से डिसाइडेड होके हम गए हैं। हमारे कुछ जूनियर जो स्टाफ था वो उन्होंने बाय रोड ट्रैवल किया वहाँ पे, उन्होंने जाके रेकी की। पहले हमने सोचा कि वील शूट इन देवसाई और बंटोका वाटरफॉल, लेकिन वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन, जो कि हमारी 2-3 जगहें रह भी गई शूट करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी जो जगहें हैं उनको कवर किया है। अच्छा। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे लगता है ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी कलेक्शन देखते हैं ना कि समर कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन है, लेकिन बैकग्राउंड अगर मज़े का होना तो कपड़े ख़रीदने में भी मज़ा आता है। और फिर सोचते हैं कि यार अच्छा इस जगह पे जाके ये डिज़ाइन हम पहन सकते हैं इजीली। मुझे ये बताएं कौन कौन से मकामात हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया कि अच्छा यहाँ जाके शूट करना है, यहाँ जाके शूट करना है, इस जगह पर जाके इन जगहों को इस तरह से कैमरे में बंद करना है? हमने सतपारा लेक पे अपने आउटफिट्स किए हैं, और फिर हमने शंग्रीला रिजॉर्ट पे किए हैं। कोल्ड डेजर्ट पे हमने सनसेट को कैप्चर करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है।
और आपने पीछे देखे हैं कि एक हमारा शॉट है जिसमें पीछे पूरे माउंटेन्स आपको स्नो के साथ कवर्ड नज़र आ रहे हैं, तो ये सारा हमारा पाकिस्तान है जिसको आप बहुत खूबसूरती से दिखा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे निसा हुसैन ने इसको कर दिया और माशाल्लाह से बहुत कामयाब हमारी कैंपेन। अल्हम्दुलिल्लाह। हिबा ये बताएं कि किसी ऐसे स्पॉट पर जाकर महविश हयात ने कहा हो कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, वो बोट पर या लेक पर, हाँ ठंड लग रही है, किसी जगह पर ऐसे हुआ? वैसे तो वो बड़ी एडवेंचरस एंड डेयरिंग है, बट किसी पॉइंट पर वो घबराई हो? नहीं, घबराया माशाल्लाह से टीम में कोई भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। राइट। और सब बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि इट वाज अ न्यू टास्क फॉर देम कि हमने पाकिस्तान में शूट करना है और सिकरदू में करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वहाँ पे टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा आपको पता है खुला है और वहाँ पे लोग जा रहे हैं। उस वजह से हम क्योंकि बहुत हमारी टीम बड़ी थी तो हमें हर चीज़ बहुत प्री प्लान करके जाना था और माशाल्लाह से वो बहुत कोऑपरेटिव है महविश, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ शुरू किया। और हमारा शूट सुबह 5 बजे शुरू होता था। 5 बजे हमारी वेकअप कॉल टू अर्ली, और उस टाइम तो ज़्यादा ही ठंड होती है मुझे लगता है और ये बड़ा मुश्किल होता है 5 बजे उठना, क्योंकि हम इस चीज़ से रोज़ाना गुजरते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आगे के क्या प्लान्स हैं, मज़ीद किन किन तरीक़ों से पाकिस्तान की सयाहत को दुनिया के सामने लेकर आना? आज हमारी कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। हमारी मार्केट्स में जितनी भी निसा हुसैन की लॉन है वो आपको मिलेगी। 1 जुलाई हमारी लॉन्चिंग डेट थी। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लॉन्च टुडे। और हमारी वेबसाइट है www.nisahussain.com, जहाँ पे आप हमारे आराम से जाके कपड़े ख़रीद सकते हैं और इत्तेहाद स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। ये है कि इसके पैरेलली हमारा विंटर का भी काम शुरू हो गया है, क्योंकि आपको पता है सुन एज वी फिनिश दिस प्रोजेक्ट तो इसके बाद हमारा विंटर कलेक्शन आ जाएगी। तो उसमें भी बहुत एक्साइटेड डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान की जो हमने चूज़ किया, लेकिन वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो हम आपसे अगले शो में करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हिबा, मुझे ये भी बताइएगा कि यूँ तो ज़ाहिर ही काम का प्रेशर था और ज़ाहिर सारी चीज़ें बेशक प्री प्लान थी, बट ज़ाहिर वहाँ जाके सुबह 5 बजे उठना और काम पे जाना है। फवाद चौधरी साहब भी साथ मौजूद थे। इसको हम ये समझें कि इतने मसरूफ़ रहते हैं वो कि टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के साथ इन जगहों पर जाने का, तो इस बहाने एक वक्त मिल गया कि फैमिली भी ज़रा साथ साथ घूम फिर रही है। जी, आ गए थे वो एक दिन के लिए। अच्छा, एक दिन के लिए आए थे? संडे था तो हाँ जी, आ गए थे वो, लेकिन ये था कि हम लोग तो अपने शूट में बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो अपनी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा बिजी थे। ओके, ज़ाहिर है वो पोर्टफोलियो ऐसा है, वो मसरूफ़ रहते हैं, उसमें भी उन्होंने वक्त निकाला। चलें, एक तो देखते भी हैं जाके कि काम कैसा चल रहा है, दूसरा है कि वो फैमिली को शायद मिस कर रहे होंगे, ये भी हम इसको समझ सकते हैं। मुझे एक और बात बताएं हिबा, किसी पॉइंट पर ये आपने सोचा कि हम जो शूट इन लोकेशंस पर कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि लोग इन नज़ारों में तो खो जाएं, लॉन को ही ना देखें? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं बैकग्राउंड ऐसा रखा जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इन्हांस हो। अब इसमें प्रोडक्ट भी बहुत खूबसूरत है, बैकग्राउंड भी बहुत प्यारा है, वो इक्वली ब्यूटीफुल है। ये बात जब हमने अपनी प्रोडक्शन टीम से डिस्कशन की थी तो ये उनको कहा गया था कि ऐसा ना हो कि इन सीनरीज में हमारी लॉन जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज्वेलरी से लेके, आउटफिट से लेके, मेकअप से लेके, फोटोग्राफी से लेके, वीडियो से लेके अगर आप देखें तो इट वाज ब्यूटीफुली शॉट ऑल ओवर सिकरदूना। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना खूबसूरत कभी सिकरदू दिखाया होगा किसी ने, नो डाउट, जितना माशाल्लाह से हमारी टीम ने कैप्चर किया। और ये टीम का काम और आपकी मेहनत ही है जो हम ये साइड पे देख रहे हैं ना नज़ारे, और यहाँ पर बैठ के दिल कर रहा है कि अच्छा अगली दफ़ा अगर कहीं जाएंगे ना तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट, नई लोकेशन प्लीज़ शेयर करेंगे। तो आपने स्कर्दू को ज़ाहिर है इस बार दिखा दिया है, अगली लोकेशन क्या है? अब अगली लोकेशन हम आपको जरूर रिवील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार नहीं, आप एक काम करें हिबा, आप हमें साथ लेकर जाएगा, हम खुद जाके वहाँ शूट करेंगे आप लोगों के साथ। जरूर नेक्स्ट टाइम हम मीडिया टीम साथ ले चलेंगे। अच्छा, हमें कैप्चर करें, शूट करें। अच्छा हिबा, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, जब भी कोई नई कलेक्शन आती है तो कह देते हैं कि डिज़ाइनर कलेक्शन है बड़ी महंगी होगी, नहीं ख़रीद पाते लोग, तो जो इसके प्राइस रखे गए हैं किसी भी सूट के, लग्जरी लॉन है, हाँ, तो वो इस तरह से रखे गए हैं कि पहुँच में आसानी से हैं।
देखिए, ये सबसे पहली बात है, ये लग्जरी लॉन है और इसमें जो हमने बहुत सी चीज़ों को हमने क्वालिटी इंश्योरेंस बहुत की है इसमें, कि हम कोई भी क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट ख़राब ना दें, क्योंकि वी डोंट वांट कि अगर आपकी लग्जरी लॉन है तो उसमें हम जो आपको एम्ब्रॉयड्री या हम जो आपको डाइंग या जो फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ आपको बहुत ही कोई थर्ड क्लास दे दें। तो इस वजह से मे भी कुछ लोगों को हमारी लॉन लगे कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मार्केट में जितनी भी लग्जरी लॉन की प्राइस है वी आर रीजनेबली गुड विद देम ना। डिपेंड करता है परचेजेस पे भी। जैसा मैं बहुत बड़ी लॉन की शौकीन हूँ समर्स में, तो मे बी मैं तो देखती हूँ कि क्या चीज़ अच्छी है पहनने में, तो आई बाय देम। लेकिन मे भी कुछ लोगों को महंगा लगे तो नेक्स्ट टाइम हम जो हमारी सारी क्लासेस हैं हम कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रांड सब लोग पहने। ये नहीं है कि सिर्फ एलीट ही पहने, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम अपनी नेक्स्ट कलेक्शन में ज़रूर हर उसको क्लाइंट को मद्देनज़र रखते हुए वो उसको परचेज करें और हैप्पी शॉपिंग करें। ओके, बट माय मदर इज़ लाइक दिस कि वो भी बस जब देखती है ना कि नई लॉन तो वो फ़ौरन पहुंच जाते, मैसेज उनका मुझे आ चुके कि मुझे भेज दो ये ज़रा क्लिप, मैं देखना चाह रही हूँ। तो वो मुझे लगता है कि आज ही उन्होंने कुछ ना जाकर खरीद लेना है उन्होंने। और आज अगर आपकी अम्मा जाएंगी ना तो फिर हम भी ये प्लान करेंगे हम भी कुछ खरीद लें, ईद के लिए कुछ खरीद लें। बेहद शुक्रिया हिबा, हमारे साथ ही। वेलकम बैक जनाब। अभी आपको बताएं कि कोयटा के नौजवानों ने ऑनलाइन लाइब्रेरी के जरिए तालीम के फ़रोग का बेड़ा उठाया है। सरेआब रेड जोन के नाम से ये नेटवर्क काम कैसे करता है, किस तरह से लोगों को तालीम देता है, मोहम्मद आतिफ अपनी रिपोर्ट में हमें बताएंगे। तालीम के फ़रोग का जज्बा लिए कोयटा के नौजवानों ने सरेआब रीडर जोन के नाम से ऑनलाइन लाइब्रेरी कायम कर रखी है, जहां रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में तलबा आकर न सिर्फ निसाबी कुतुब पढ़ते हैं बल्कि मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी भी करते हैं। शुरू में इन्होंने इनिशिएटिव लिया था तो ऐसे सच लोगों की इसका ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को इसके बारे में मालूमात हुआ, लोग आए यहाँ पे, इन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट किया। उसके बाद फिर सर ये लोग डोर टू डोर जाते थे, अपनी बुक्स देते थे, लोगों को इससे अवेयरनेस हुआ। फिर लोग मतलब इस तरफ आए, उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट किया। ये एक अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने लोगों को मतलब स्टडी की तरफ बुलाया और लोगों को उन्होंने बुक्स दिए। तो इससे मेरे ख्याल में मेरे इलाके में और मेरे इलाके के लोगों में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ था लोगों का। रीडर जोन सरेआब के मुंतज़मीन कहते हैं कि ऑनलाइन लाइब्रेरी रवां साल जनवरी में कायम की गई, जहां इस वक्त 500 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा है। सोशल मीडिया पर लोग राब्ता करते हैं, जिसके बाद इनकी टीम किताबें घर घर जाकर मुहैया करती है ताकि इस्तात ना रखने वाले तुलबा घर बैठे बैठे तालीम के जेवर से मुस्तफ़ीद हो सकें। हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, उनमें ख़ास तौर पर ये कारोबारी हज़रात है, फ़ीमेल है, या बहुत से ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लाइब्रेरी एक्सेस कर सके। तो इन प्रोस्पेक्टिव्स को देखकर हम लोगों ने ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की ताकि एक किताब जो है हर आम व ख़ास के दिल्ली पर पहुँच जाए। रीडर जोन के मुंतज़मीन और तुलबा का कहना है कि अगर इनकी हौसला अफजाई की जाए तो ये नेटवर्क मज़ीद वसअत पा सकता है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समक, कोयटा। आगे बढ़ेंगे। इंसानियत की खिदमत हो या तालीम का फ़रोग, पाकिस्तानी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। यही वजह है कि अब बैरून मुल्क भी उनके इक़दामात को, उनकी इन कोशिशों को सराहा जा रहा है। 5 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें डियाना अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें मशाल आमिर, हसन अशरफ, ईमान जवाद, आयशा शेख और इज़्ज़तुल्लाह शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल खैबर पख्तूनख्वा की पहली तालिबा मशाल आमिर और फैसलाबाद के हसन अशरफ आज हमारे मेहमान हैं। और मशाल के वालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर आमिर गफूर साहब, एक रीनोन फिजिशियन है। आप तीनों को हम वेलकम कहेंगे शो में। हसन, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू प्लीज़, ज़रा मुझे अपने बारे में बताइएगा। हमारी बात तो काफ़ी अरसे से हो रही है, आपके काम से मुतालिक मैं जानता हूँ, लेकिन नाजरीन को बताइएगा कि गरीब बच्चों को, गरीब वालिदैन के बच्चों को तालीम देने का जो मिशन जिसको आप लेकर चल रहे हैं फैसलाबाद में भी या दीगर शहर में भी, ज़रा शेयर कीजिएगा अपनी इस जर्नी से मुतालिक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का जो एक मिशन था ये 2017 में इसका आगाज़ हुआ। इसका बेसिक जो पर्पस था वो यही था कि वो स्लम्स के बच्चे या वो चाइल्ड लेबरर्स जो
जो इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं और वो अपनी तालीम को खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वर्कशॉप्स में काम करते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर वो सुबह काम करें तो वो कहाँ पढ़ें। तो इसी सोच के तहत हमने उस मिशन का आगाज किया और अपने स्कूल्स, इवनिंग बेस्ड स्कूल्स का हमने मुतारिफ कराया सिस्टम कि ये बच्चे स्पेसिफिकली, जो बच्चे अगर सुबह काम करें तो वो शाम को आगे उम्मीद के स्कूल्स में तालीम हासिल कर सकें। और उस टाइम ये सोचा नहीं था कि ये एक जो छोटा सा एक वो दरिया था, एक समुंदर बन जाएगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 शहरों के अंदर उम्मीद की ब्रांचेस चल रही हैं। इवन सिंध में थर के सहरा में भी हमारा स्कूल चल रहा है और 600 से ज़ायद बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा हसन, ये बताएं, जे बच्चों की तो तादाद आपने बता दी है, लेकिन जब भी कोई बच्चा आपको ये कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, आप कैसे कायल कर लेते हैं कि नहीं तुम इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बनना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, हम ये वो कोई दबाव किसी पे नहीं डालते। अच्छा। बल्कि आपको मैं वो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं जिस अल्फाज से वो बयान कर सकूं। जब इन बच्चों को इनके वालिदैन पढ़ता हुआ देखते हैं, आप यकीन करें हमारे पास वालिदैन आके कहते हैं, हमारे टीचर्स को कहते हैं और आंखों में उनके आंसू होते हैं कि बेटा मैं ना रात को ख्वाब से देखा सी कि ना बच्चा मेरा डॉक्टर बन गया। उनको मतलब यकीन ही नहीं होता कि ये बच्चे भी पढ़ सकते थे, ये भी इनके पास भी कोई अदारा है जहाँ पर आके ये तालीम हासिल कर सकते हैं। तो तालीम का मेरे ख्याल से कोई नेमुल बदल है ही नहीं। हमारी कोशिश है कि हम इनकी जिंदगियां तालीम के थ्रू चेंज करें ताकि इनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो समझ सकें। ठीक है, मशाल आपकी जानिब आना चाहूँगा। पहले तो कांग्रेचुलेशंस। Well, the work that I try and do is to facilitate opportunities for everyone. For example, to include them in education and remove away barriers. And this is very easy to do with just one letter. We can bring a family together if they're facing deportation, and raising awareness for scholarships so that students could study. Especially after the APS shooting, I was aware that not everyone has these opportunities. So I've raised funds to include children who could otherwise not go to universities. So you were focusing on the marginalized voices on a global scale, women and vulnerable children, right? Yes, thank you. And right now I'm focusing on transgender community because that's an underrepresented category globally and in Pakistan specifically. I want to highlight that on an international platform. Great. थोड़ा सा आपके वालिद साहब की जानिब भी आते हैं। आमिर साहब, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए, आपकी बेटी, वो इतनी कॉन्फिडेंट बेटी जिसका इतना नाम बन रहा है, जितना काम कर रही है, और अब डायना अवार्ड उनको मिलना। देखिए, आपने हसन से सुना कि तालीम जो है ना वो सब कुछ। बेशक। We belong to a conservative society. पठान यूजुअली कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन इस बच्ची को हमने पढ़ाया है और इससे माशाल्लाह इसको फायदा दिया है, सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इससे ज्यादा खुशी का मकाम क्या हो सकता है एक वालिद के लिए कि उसकी बच्ची पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करे। खासकर लेडी डायना का तो पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था और आपने जैसे बताया कि वो यहाँ आई भी थी और उन्हें शौकत खानम का वो भी रखा था, बुनियाद भी रखा। अच्छा आमिर साहब, बहैसियत वालिद ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों के सामने खड़े हो जाएं और आप उन्हें कहें कि नहीं, मैं हर चीज़ की मुखालिफत करते हुए भी अपनी बेटी की तालीम के सिलसिले को जारी रखूंगा, और फिर एक जगह से आप दूसरे मुल्क भेज दें बेटी को तालीम हासिल करने के लिए। आपको यकीनन लोगों की बातें और इस तरह की मुश्किलात का सामना तो रहा होगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरी बेगम साहब का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने इनकी बड़ी अच्छी परवरिश की है और ज़रूरत जैसे आपने कहा केपी में तो हम जरा बिलोंग टू वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, हम पुराने खान हैं, और लेकिन ये हमने एक बात सीखी है अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। मेरी बेगम साहब ने भी सीनियर कैम्ब्रिज की है, तो वो सिलसिला सारी उम्र हमारा चलता रहा है। और ये बातें तो देखें, आप में कुछ एबिलिटी होगी तो लोग बातें करेंगे ना, ये तो अगर नहीं होगी तो कोई भी आपके बारे में बात नहीं करेगा। तो इससे ये हमारा मकसद ये कि और बच्चियां भी आगे आए, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में। और जैसे आपने हसन बेटे का भी सुना कि वो तालीम को फरोग दे रहे हैं, और ये तो इस्लामी
फरीजा है कि अपनी बच्चियों को आपने पढ़ाना है। तो मैं बिल्कुल ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि आपने जिस इलाके का जिक्र किया वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई है मिसाल को देखने के बाद कि अच्छा एक लड़की अगर इतना पढ़ सकती है, आगे जा सकती है, इतना ज़बरदस्त इक़दाम उठा सकती है, तो लोग अब इस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं तालीम के लिए। बिल्कुल, और ये आप जैसे टीवी चैनल से ये बात भी फैल रही है और अमूमन तो आपको पता है, आप उसमें इंक्लूडेड है कि लड़कियां होशियार होती हैं, तो हम जरा थोड़े घबराते हैं कि ये तो कहीं हमारी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह इससे बड़ा फर्क पड़ा है। ये पिछले जब से इसको 2 दिन हुए अवार्ड मिले और आपको पता है उसमें शहजादा खुद प्रेजेंट थे, प्रिंस हैरी अपनी माँ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इससे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और आपकी कवरेज से कि लोग आगे आएंगे। और ऑलरेडी मुझे काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि जी हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं मशाल की तरह, तो ये बड़ी खुशहाल बात है। And Mashal, it's not just one award, right? You've been selected as one of 30 under 30 inspiring Scottish women and 100 notable women in law. Must be a proud moment for yourself and your family, right? Thank you, but most of all, it's a proud moment for Pakistan. True that. I'm hoping to and encourage. Thank you so much. True. हसन, आपकी तरफ आऊँगा, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा, बल्कि 2 बातें। एक तो ये कि अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास से तालीम हासिल कर चुके हैं, और किसी ऐसे बच्चे से मुतालिक अगर आपके माइंड में हो कि अच्छा वो तालीम उसने हासिल इस तरह से की और अभी वो कुछ बन रहा है या उस फेज़ में आ चुका है कि आपको नज़र आ रहा है कि एक बड़ा सक्सेसफुल पाकिस्तानी वो बनेगा? जी बिल्कुल, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक टोटल 1200 से ज़ायद बच्चे हैं जो तालीम उम्मीद स्कूल्स के प्लेटफॉर्म से हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि अभी बेटियों की बात हो रही थी, उनकी तालीम की बात हो रही थी, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कहते हुए कि हमारे स्कूल्स के अंदर 75% से ज़्यादा जो रेशो है वो बच्चियों की है, और हमारी बहुत इसमें हमारी टीम की इसमें सबसे ज़्यादा जोरी हम इसी के ऊपर दे रहे हैं कि जो एक बेटी अगर वो उसको तालीम मिल जाए, वो अगर लिटरेट हो जाए, तो वो अपना खानदान बिल्कुल वो एज एन इंडिपेंडेंट फिर लेकर चल सकती है अपने पूरे खानदान को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप शेयर कर रहे हैं अभी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत ही मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी है कि एक बच्चा, अब्दुल्ला नामी बच्चा, जो कि जिसने सबसे पहले 2017 में स्टार्ट किया था उम्मीद में पढ़ना, उसको हमने तालीम दी। उसके साथ हम लोग अपने स्कूल के अंदर स्किल्स भी देते हैं, सिलाई का, कढ़ाई का स्किल देते हैं, कंप्यूटर्स के हम स्किल दे रहे हैं। आजकल हम बच्चों को फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आ रहे हैं। आपको पता है फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स का दौर है, हम फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं। तो आज वो बच्चा जो है अब अपनी कंटेंट राइटिंग कर रहा है, अब इस तरह की मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग एब्सोल्युटली ही इज अर्निंग नाउ। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, क्योंकि हम साथ साथ अब फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रहे हैं इन बच्चों को यहाँ से कोर्स करते हैं और आगे फिर खुद कमा सकते हैं, ताकि फिर इनके वालिदैन को भी पता हो कि यहाँ से वो कुछ कमा भी रहे हैं, तो हमने इनको पढ़ाना है। ब्रिलियंट, ये आपने इतना ज़बरदस्त एक बात शेयर कर दी कि तालीम तो आप दे रहे हैं, बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, फिर वालिदैन भी कहते हैं ये कमा के ही तो ला रहा है, वरना हम ये देखते हैं कि वो बच्चों को कहते हैं जॉब मांग कर लाओ, तो बच्चा पढ़ने नहीं जा पाता। लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया, पढ़ाई के साथ साथ स्किल, ताकि बच्चा पढ़े भी और सीखे भी और कमाए भी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हसन आपसे बात करिए। मशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर आमिर गफूर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप सब साथ मौजूद। 3 और भी पाकिस्तानी जिनको ये अवार्ड मिला, उनको भी एक हमारी तरफ से मुबारकबाद। वेलकम बैक। अब बात करते हैं क्वेटा की और वहाँ का मुनफरिद रेस्टोरेंट। इसकी एक तस्वीर हमने देखी, दिल किया फ़ौरन क्वेटा पहुँच जाए, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि वो तस्वीर इतनी प्यारी क्यों है। वहाँ पर शहरी जब जाते हैं तो पानी के बिल्कुल दरमियान बैठकर खुली फ़ज़ा में लजीज पकवानों के मज़े उड़ाते हैं। बड़ी प्यारी ये जगह नूरुल आरिफीन दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। क्वेटा में इटली के शहर वीनस जैसे नज़ारे, पानी के दरमियान छोटे छोटे जजीरे और लकड़ी के पुल। शहर से 15 किलोमीटर दूर कुचलाग बाईपास पर कायम अनोखा होटल सबके दिल को भा गया। क्वेटा में अपनी नौयत का ये एक पहला, मैं समझता हूँ, एक बड़ा अच्छा खाने के लिहाज से और तफरीह के लिहाज से एक बड़ा अच्छा पुरवकार और एक बड़ा अच्छा मकाम है।
शहरी कहते हैं मुनफरिद अंदाज से बनाए गए तफरीही मकाम का पुरसुकून माहौल इंसान के दिल को राहत पहुंचाता है। पानी की वजह से नीले रंग को देख के दिल खुल सा जाता है, ठीक है, तो काफ़ी मैंने एंजॉय किया, खाना वगैरह काफ़ी अच्छा था। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी यहाँ लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। हमें झूले में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अफगानी, अरबी, टर्किश और चाइनीज डिशेस के अलावा रवायती खानों की भीनी भीनी खुशबू लोगों को यहाँ अपनी जानिब खींच लाती है। मेरे बड़े भाई अमित काकड़ का आइडिया था, चूँकि वो खुद मुसव्विर है, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा आइडिया और टीम अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे लोगों को महसूस होने के साथ खाने और सर्विस भी प्रोवाइड करें हम लोग। सूरज ढलने के बाद यहाँ की रौनकों में मजीद इजाफा हो जाता है। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, सामा, कोयटा। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे लंबी साइकिल बनानी हो या छोटी छोटी सी गाड़ियां चलानी हो, गत्ते से बनाकर छोटा सा टीवी दिखाना हो या फिर कोई भी ऐसा काम, लैया के जगह जट के लिए सब चीज़ें जो हैं बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन हाथ में ऐसा हुनर है कि मोटर से चलने वाली छोटी गाड़ियां बनाकर सबको हैरान कर देता है। जगह जट जो है टेक्निकल के नाम से यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियोस से धूम मचाने वाले उसामा जो हैं वो आज हमें ज्वाइन करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि ये शौक़ जो है कैसे पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम उसामा, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि छोटे छोटे ट्रैक्टर, छोटी छोटी गाड़ियाँ, ये सिलसिला कब शुरू हुआ? क्या किसी से आपने ये सीखा था या किसी को देख के इम्प्रेस हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बचपन के उन दिनों की बात है कि जब हम खिलौने देखते थे, मैं खिलौने देखता था, लेकिन खरीदने के पैसे नहीं होते थे कि मैं वो खिलौना खरीदूँ, उसके साथ खेलूँ। तो ऐसे ही जब मैं शहर में जाता, बाजार जाता तो खिलौने देखता, लेकिन वो खरीद नहीं सकता था। फिर घर आके मैं जो घर के जो कबाड़ काट से मैं वो उसी खिलौने की जो शक्ल उसी खिलौने की शक्ल बनाने की कोशिश करता। एक दो मरतबा ट्राई करने के बाद जो है ये वो मेरा खिलौना बन जाता। ये सबसे पहले जो मैंने खिलौना बनाया था वो ये 2013 के अंदर मैंने एक फ्रंट प्लेट वाला ट्रैक्टर बनाया था, तो जो बहुत अच्छा बना। उसको मैंने तकरीबन 6 मंथ के अंदर तैयार किया। एक मरतबा तैयार करता, 2 मरतबा तैयार करता, कोई ना कोई फिर उसके अंदर कोई ना कोई गलती रह जाती, लेकिन आखिरकार 6 मंथ की जो मेहनत है वो मेरी रंग ले आई और मैंने वो फ्रंट प्लेट वाला ट्रैक्टर तैयार कर लिया। अच्छा उसामा, क्या वजह थी तालीम हासिल ना करने की? मुझे तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं ज़हन भी काफ़ी ज़्यादा था। क्लास में जब मैं प्राइमरी तक पढ़ता रहा हूँ तो अक्सर जो मेरी क्लास में अव्वल पोजीशन आती थी, लेकिन घरेलू हालात की वजह से, गुर्बत की वजह से और वसाइल की कमी की वजह से मैं नहीं पढ़ सका। अच्छा उसामा, मुझे ये बताएं कि YouTube पर आपकी वीडियोस की धूम मची हुई है। जब लोग आपके काम को पसंद करते हैं, दाद देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है? इन्होंने मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि जब लोग मेरे YouTube चैनल जगह टेक्निकल पर आते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सुन इंडिया और इंडिया के अलावा और भी बैरून मुल्क, मुझे पता भी नहीं होता, लोग पता नहीं किस किस मुल्क से मुझे कॉल करते हैं, मेरे साथ रब्ता करते हैं, कहते हैं कि यार आपने ये जो चीज़ बनाई है हमें बहुत पसंद आई है, आपकी वीडियो हमने देखी है, हमारे बच्चे जो है आपकी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो यकीनन जब ऐसा होता है मेरे साथ तो मुझे मेरी फीलिंग जो बहुत अच्छी होती है, तो मुझे बहुत दिली खुशी महसूस होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि लोग पाकिस्तान के अलावा और भी मुल्कों से जो है वो मुझे मेरे साथ रब्ता करते हैं और मुझे कहते हैं कि यार कमाल की आपने ये वीडियो बनाई है, कमाल की आपने ये खिलौना बनाया है। अच्छा उसामा, क्या ये गाड़ियाँ सिर्फ वीडियोस के लिए बनाते हैं या फिर बेचते भी हैं? और सबसे छोटी गाड़ी या ट्रैक्टर अगर बेचते हो तो कीमत क्या होती है? जी, अभी तक तो मैं जो है ये जितनी भी गाड़ियाँ या जितने भी खिलौने बना रहा हूँ, ये अभी तक तो मैं अपने YouTube चैनल के लिए बना रहा हूँ, अपने शो के लिए बना रहा हूँ। अभी तक मैंने ना कोई खिलौना बेचा है और ना ही मेरा बेचने का इरादा है। और जो सबसे मेरे पास छोटा खिलौना या छोटी गाड़ी है उसकी कीमत जो है सबसे जो कम कीमत वाला जो मेरे पास खिलौना या छोटी गाड़ी या छोटा ट्रैक्टर है उसकी कीमत जो 10,000 से ऊपर है। ठीक है उसामा, ये बड़ा ज़बरदस्त हुनर है और यकीनन ये दाद के काबिल भी है। तो क्या आप ये हुनर बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं? बच्चों को ऐसी चीज़ें बनाने की ट्रेनिंग देते हैं आप? नहीं जी, अभी तक तो मैं किसी बच्चों को ये ट्रेनिंग जो ये खिलौने बनाने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि ये बज़ाहिर जितना काम आपको आसान नजर आता है इतना आसान नहीं है। ये हर किसी की जो बस की बात नहीं है, जिसको हर बच्चा या हर आदमी नहीं कर सकता।
और दूसरी वजह यह भी है कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मेरे पास कोई लैब वगैरह नहीं है कि जिसके अंदर मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूँ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे जो तौफीक दी, मेरे पास जगह हो हुई तो इंशाल्लाह मैं लैब बनाऊंगा और बच्चों को और जितने भी मेरे तरह के टैलेंटेड लोग हैं मैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर काम सिखाऊंगा और इस काम की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ जो वो बेहतर। उसामा, आपकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस रहे, तालीम का भी ज़ाहिर है एक मसला रहा, आप नहीं उस तरह से हासिल कर पाए, वसाइल का भी आपको मामला ऐसा रहा कि कमी का सामना रहा। घबराए नहीं आपने फिर भी हौसला नहीं हारा। नौजवान जो हौसला हार जाते हैं, जो परेशानी से घबरा जाते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं अपने नौजवानों और अपने हम उम्र लोगों को यही पैगाम दूंगा कि अपने वक्त को ज़ाया और बर्बाद ना करें, अपना जो टाइम है वो मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ज़ाया ना करें, क्योंकि ये वक्त जो गुजर जाता है वो दोबारा आपके हाथ में नहीं आए। ठीक है उसामा, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बढ़ते हैं आगे, लेकर चलते हैं आपको चित्राल। ले जाना ज़रूरी है इसलिए कि चित्राल में किसी का हुआ बड़ा शानदार इस्तकबाल कि दुल्हन की तरह सज गया चित्राल। वजह ये नहीं थी कि उसकी हो रही थी शादी, बल्कि वजह ये थी कि तालीमी मैदान में वो कारनामा उसने सर अंजाम दिया जिसने चित्राल के लोगों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हम बात करें अब्दुल वाहिद खान की। चित्राल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का ये सफ़र। अब्दुल वाहिद खान चित्राल के पहले नौजवान हैं जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए दाखिला मिला। ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। अब्दुल वाहिद ने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। अब्दुल वाहिद, ये अमूमी तौर पर समझा जाता है कि अगर दुश्वार गुजार इलाका है, कोई ऐसा इलाका है जहाँ से लोग बाहर निकलना ज़रा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तालीम का हसूल आसान नहीं होता, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ का मामला इतना अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा सा मुझे पहले अपनी आप एजुकेशन से मुतालिक बताएं, बैकग्राउंड से मुतालिक बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, तालीम के लिए चित्राल से क्या बाहर निकलना पड़ा आपको? जो पहाड़ी इलाके हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे तालीम हासिल करना इतना आसान नहीं होता और मेरा भी कुछ ऐसा ही सफ़र रहा है। मैंने शुरू से ही घर से कोई 8-10 घंटे दूर एक टाउन में द्रोश जिसका नाम है, वहाँ पब्लिक स्कूल से मैंने 8वीं जमात तक तालीम हासिल की। उसके बाद आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल से मैंने मैट्रिक किया और फिर 1 साल के लिए यूथ एंड एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका चला गया था और वहाँ से वापस आके फिर मैंने आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल कराची से जो अपना इंटरमीडिएट है वो मुकम्मल किया और फिर जो यूनिवर्सिटी है वो मैंने हबीब यूनिवर्सिटी कराची से सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी का जो एक प्रोग्राम होता है वो मैंने पढ़ा और वहाँ के बाद फिर मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ लंदन में। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई तो 2 साल मैं लंदन में रहा इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ में। उसके बाद जो 3rd ईयर में फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से मैंने मास्टर्स में दाखिला लिया और अभी जो है उसके थीसिस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा अब्दुल वाहिद, मुझे ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब हैं, मैं उनका भी जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगी। चित्राल स्काउट्स में सूबेदार मेजर थे, तो आपको वालिद साहब से कितना सीखने को मिला? वो तालीम के हुसूल के लिए कितना ज़ोर देते थे, क्या कहते थे? उनका मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा रोल था क्योंकि शुरू में जो है हमारे गांव में इतना ट्रेडिशन नहीं है कि आप बच्चों को गांव से घर से बाहर आप जो है ना स्कूल के लिए भेजें, लेकिन मेरे जो मरहूम वालिद थे उनको मेरे ख़्याल में वो एक बहुत ही एक डिफरेंट सोच के मालिक थे। इस वजह से उन्होंने शुरू से ही जो है एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया और हमें गांव से दूर जो है एक बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलवाया और उसके बाद हमेशा से उनकी ख्वाहिश थी कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं और उनसे हमेशा सीखने को मिलता था, स्पेशली जब वो रिटायर होकर घर आए और गांव में जो एक लीडरशिप पोजीशन उन्होंने संभाली और गांव के जितने मसाइल थे वो जब सॉल्व करने लगे तो हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता था, स्पेशली जो लोगों से किस तरह से आप डील करते हैं, किस तरह से आप जो है ना लोगों से निगोशिएट करते हैं और किस तरह से लोगों को यूनाइट करते हैं। ये सारे जो मेरे ख्याल में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो मेरे जो मरहूम वालिद थे उनसे सीखने को मौका मिला। मुझे बताएं, अब तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, PhD करने के बाद क्या करना चाहेंगे, प्रोफेशनल गोल क्या है? फाइनली यही है कि किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू या फिर जो मेरे अपने कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं जिस तरह के चित्राल एकेडमिक्स है उनको आगे बढ़ाऊँ, रिसर्चर्स की एक कम्युनिटी बनाऊँ और जो है ना कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जो हम पॉलिसियाँ बनाते हैं उनको मेरे ख़्याल में एकेडमिक काम के थ्रू अगर अवेयर किया जाए तो फिर उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसी की तरफ हम राग़िब हैं और होपफुली इसी फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकें, लेकिन अभी तक मतलब कोई शोर नहीं है कि
क्या किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, वो बाद में फिर फैसला किया जाएगा। ज़बरदस्त। अब्दुल वाहिद, आपके इस्तकबाल के कुछ मनासिर भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजाया क्या, कितना यादगार लम्हा था वो जब पूरा गांव आया रिसीव करने के लिए, मुबारकबाद मिली और एक दुल्हे की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इतनी इज्जत दी गई, इतनी इज्जत हमारे मुआशरे में दुल्हे को ही मिलती है। मतलब जो रिसेप्शन मुझे मिली यहाँ पे वो बहुत ही यादगार है और मैं बड़ा हैरान हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इसको जिस तरह से रिसीव किया जा रहा है, सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा से सब दोस्तों से भी मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे बारे में इतना नहीं है जितना कि कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में, जितना कि कम्युनल लिविंग के बारे में। तो मेरे लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि मैं ऐसे कम्युनिटी से हूँ जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तो एक दूसरे के जो है ना सेलिब्रेशंस में एक दूसरे का साथ देते हैं और छोटी खुशी हो या बड़ी खुशी हो उसमें साथ मिल के काम करते हैं और साथ मिल के मनाते हैं इस खुशी को। तो मतलब मैं बड़ा उसमें इमोशनल भी हुआ था और बड़ी खुशी भी थी, और स्पेशली कि लोग एजुकेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि कम्युनल लिविंग जो है वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी फैले। अब्दुल वाहिद, ऐसा भी होता है कि अब गांव वाले तमाम अफराद अपने बच्चों को बिलखुसूस से कहते हैं कि जाओ ज़रा 1 घंटा अब्दुल वाहिद के पास बैठ कर आओ, उससे पूछ के आओ, उसके एक्सपोजर से फ़ायदा उठा के आओ, और फिर जब वो आएँ आपके पास ऑक्सफोर्ड से मुतालिक, आपके एक्सपोजर से मुतालिक बात करना चाहें, यूनिवर्सिटी से मुतालिक, इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड है एजुकेशन का उससे मुतालिक, फिर कैसा महसूस होता है आपको? ये काफ़ी फ़नी बात है क्योंकि सब लोगों ने सेलिब्रेट तो किया, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है या यूनिवर्सिटी क्या है। और तो मुझे मतलब सबको एक तरह से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें मतलब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और पीएचडी का मतलब ये है कि आप 16 कंप्लीट करने के बाद फिर मज़ीद पढ़ते हैं। हाँ। तो मेरे ख़्याल में कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को कुछ समझा सकूँ कि मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये हमेशा से एक स्ट्रगल रहा है और घर वालों को भी समझाना मुश्किल होता है, अम्मी को स्पेशली। और हमारे यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को समझे, लेकिन वो इसको जिस तरह से रिसीव कर रहे हैं और जिस तरह से उनका हम पे ट्रस्ट है कि अगर जो कुछ आप कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये मेरे ख़्याल में बड़ी बात है। और ये जो एक प्रोसेस है लोगों को समझाना और अपनी एक जो दुनिया है जो एकेडमिया की, जो ऑक्सफोर्ड की, उसको मतलब अपने गांव की दुनिया से किस तरह से जम करना, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी फ़नी कभी कभी, और लेकिन बहुत दिलचस्प तजुर्बा रहा है। और अब्दुल वाहिद, कितना मुश्किल था ये, जैसे कि आपने बताया भी कि लोगों को बताना कि ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी तालीमी दर्स का है जहाँ पर लोग दुनिया भर से आते हैं, तो यकीनन अब इसके बाद लोग चाहेंगे कि हम भी वहाँ जाएं, वहाँ पर पढ़ें। तो बताएं कि आप अपने इलाके के जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, खुसूसन तालीम के हवाले से? मेरा पैगाम यही होगा कि हमारे जो है मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, और फेयर जो है ना गेम नहीं है दूसरे लोगों के साथ हमारा। जो हमारे जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन सब से मेरी गुजारिश यही है कि जितना हो सके जो है ना इन मुश्किल हालात में गिव अप करने के बजाय कोशिश करें कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है ना स्टैंड कर सकते हैं इन तमाम जो मसाइल हैं उनके ख़िलाफ़। और जितने भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पहले ढूंढें और फिर उनको जो है ना आप टैप करें, आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करें, अल्टरनेटिव अपने लिए ढूंढें। जहाँ पे अगर एक जगह काम नहीं बन रहा तो दूसरे तरीके से आप काम करें। और जो है दुनिया में बहुत सारे मौक़े हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेहनत से काम करें और जो है ना एक दूसरे को साथ लेके आगे चलें, तो होपफुली जो हमारे जो मसाइल हैं वो हम सब के कॉमन मसाइल हैं और हम सब मिल के वो सारे मसाइल हल कर सकेंगे। आपका अब्दुल वाहिद, बेहद शुक्रिया।